जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। और आप सब लोगों की ऊर्जा साथ ही कमेंट सेक्शन में दिखनी चाहिए कि हाँ एकदम बढ़िया है। कम से कम एक शब्द तो लिख दो जी, बढ़िया है। तो दोस्त, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर। हमेशा आप सब लोगों के ऊपर ये विश्वास मैं रखूंगा कि आप पिछले सेशन को जरूर रिवाइज करते रहेंगे जब जब आपको समय मिलेगा, क्योंकि साथी जीएस में एक बेहतर पकड़ बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा कंटेंट और साथ में उसका एक अच्छा सा रिवीजन। इसके अलावा कोई और कुंजी नहीं है साथी इसमें अपने स्कोर को बूस्ट करने की। सिर्फ इन दो चीज़ों पर अपना फोकस रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तो आज की क्लास में हम आपसे पूछेंगे पिछली क्लास के 5 क्वेश्चन जो दर्शाएंगे कि आपका रिवीजन कितना अच्छा है। रेलवे, सुमन, तितली तितली, सचिन, सावन, पायल, संगम, जेके सिंह, कुलसुम, दिल्ली पुलिस, खुशबी, नवीन शर का, चंचल, मीना, मोनिका ओझा, ज्योति, प्रिंस, विक्की, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। तो सदनाम पी बालाकृष्णन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो साथी उनका संबंध है आपका कथकली से। NW100 यानी कि नेशनल वाटरवे 100 किस रिवर पर है? तो वो तापी रिवर पर है। और अनगार्डेड पुस्तक किसकी है? तो ये मिताली राज की है। किसकी है? ये मिताली राज की बुक है। मिताली राज की बुक है। और संविधान की जो साथी आपका तदर्थ झंडा समिति थी यानी कि एडहॉक फ्लैग कमेटी, इसके राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे। कौन थे इसके? राजेंद्र प्रसाद इसके साथी आपका चेयरमैन थे। और तीसरा, अंगल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो मैं आपसे पूछूं अंग्रेजों और मैसूर के बीच में कितने युद्ध हुए थे? तो आप कहोगे भैया अंग्रेजों और मैसूर के बीच में युद्ध हुए थे 1769 तक पहला युद्ध हुआ था। 1780 से 84 दूसरा आपका साथी मंगलौर ट्रीटी के बाद में खत्म हुआ था। तीसरा 1790 से 92, तो ये यहाँ पर तीसरा वॉर खत्म हुआ था जिसमें हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि, जिसमें साथी टीपू को अपना क्या है आधा राज्य देना पड़ा था और साथ में 3 करोड़ रुपए देने पड़े थे। और चौथा हुआ था 1799 में, इसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। तीसरा किससे खत्म हुआ है? श्रीरंगपट्टनम, बहुत पूछा जाता है। और दूसरा किससे खत्म हुआ था? मैंगलोर ट्रीटी से आपका खत्म हुआ था, मैंगलोर संधि से। यानी कि इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मंगलौर कहा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार स्कोर बता दें। नवीन भैया का स्कोर 4 है, देवा का स्कोर 4 है, प्रतिभा यादव जी 5 पर हैं, खुशबू सिंह 5 पर हैं, आंचल 5 पर हैं, नीतू प्रजापति 5 पर हैं। बहुत स्वागत है सारे साथियों का। हम सब कर दीजिए, एकदम से तैयार हो जाइए। जिस स्थिति में है एकदम तन के बैठिए, लेट के कोई नहीं पढ़ेगा। बहुत सा ऐसे लेट के प्रैक्टिस सेट देखता रहता है ना। एकदम से तन के बैठ जाना है। कॉपी पेन आपके हाथ में होने चाहिए हमेशा। तो शुरू करते हैं और स्क्रीन को खुद से दूर रखें। मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किया जाने वाला मुख्य ताल वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा साथी परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है जो कि साथी आपका मोहिनी अट्टम में इस्तेमाल होता है? पहले बताइए, मोहिनी अट्टम किस स्टेट में होता है? तो केरला में होता है और इसमें प्रयोग होता है आपका इडक्का का। इडक्का के साथ में इसमें किस किस का प्रयोग होता है? मृदंगम का इस्तेमाल होता है। किसका? मृदंगम का इस्तेमाल इसमें होता है। फ्लैगोट जो होती है आपका, बांसुरी का इस्तेमाल इसमें होता है। और वीणा का इस्तेमाल इसमें होता है। किसका? वीणा का। ये सभी किसमें इसके प्रयोग होने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। मोहिनीअट्टम की हम बात करते हैं साथी, कहाँ का है? केरला का है। मुझे बताओ, जो केरल में साड़ी पहनी जाती है, कौन से प्रकार का इसमें वस्त्र पहना जाता है? तो केरला में पहनी जाती है मोहिनीअट्टम में कसावू साड़ी। कौन सी साड़ी? कसावू साड़ी इसमें पहनी जाती है। कौन सी लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल होती है? कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है? तो मणि प्रबलम भाषा का इस्तेमाल होता है। कौन सी? मणि प्रबलम लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल होता है। और कौन सी पुस्तक इसके बारे में बताती है? किसके बारे में? मोहिनीअट्टम के बारे में। तो वो पुस्तक है आपकी व्यवहार माला। कौन सी? व्यवहार माला पुस्तक है। इस डांस की हम बात करें तो इसको सोलो वुमेन डांस कहा जाता है, यानी कि एकल महिला, अकेली महिला इसको करती है, सोलो वुमेन। ठीक है। और साथ में इसका जिक्र मिलता है हमको नाट्य शास्त्र में। इसमें नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र कहता है ये कैसी शैली है? तो ये लास्य स्टाइल है। कैसी? लास्य स्टाइल इसको कहता है आपका कौन? नाट्य शास्त्र। अब मुझे बताएंगे कि नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। पंचम वेद भी इसको कहा जाता है। तो नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? तो भरत मुनि ने लिखा है। किसने? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने इसको लिखा है।
अब हम पूछेंगे, मुझे बताएंगे कि जो मोहिनी अट्टम है वो कौन से भगवान जी को समर्पित है। तो मोहिनी, मोहिनी का इसमें मतलब होता है सुंदर स्त्री। तो कौन से भगवान जी ने सुंदर स्त्री का रूप धारण करके भस्मासुर का वध किया था, बताओ। तो मोहिनी इसमें होता है कि एक आपका प्रिटी वुमेन को कहा जाता है, सुंदर स्त्री को कहा जाता है इसमें मोहिनी। अगर आपसे पूछे इसमें अट्टम का क्या अर्थ होता है, अट्टम का क्या मतलब है, तो अट्टम का मतलब होता है डांस। तो ये क्या हो गया, ये रूप धारण किया था भगवान विष्णु ने। कौन थे, गॉड विष्णु। भगवान विष्णु का जो साथी आपका फीमेल इनकारनेशन है, यानी कि उनका जो स्त्री अवतार है, क्या बोलेंगे, उनका जो स्त्री रूप था उसको कहा जाता है। इसीलिए वो एक जादूगर का, जादू का काम उसने किया था डांस ने, तो इसको बोलते हैं जादूगरनी का नृत्य, यानी कि डांस ऑफ सोरेसेस। डांस ऑफ सोरेसेस, जादूगरनी का नृत्य किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे भैया मोहिनी अट्टम को कहा जाता है। मुझे बताओ, मोहिनी अट्टम डांस को परफॉर्म करते टाइम कौन से फ्लावर्स को धारण किया जाता है, कौन से फ्लावर्स लगाए जाते हैं, तो आप कहेंगे भैया जास्मीन फ्लावर्स अर्थात चमेली के फूलों का इस्तेमाल होता है। किसका होता है, चमेली के फूल का इस्तेमाल होता है, चमेली के फूल इसमें इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जास्मीन फ्लावर्स का इसमें यूज होता है। अब हम आपसे पूछेंगे, मुझे बताओ, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि आपका मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली महिला कौन है। क्या बोलेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा, मोहिनी अट्टम में मास्टर किसने किया है। मोहिनी अट्टम में मास्टर्स डिग्री इन, मास्टर डिग्री इन, मास्टर डिग्री इन मोहिनी अट्टम, तो ये किसको मिली है, तो डॉक्टर सुनंदा नायर को मिली है। किसको, डॉक्टर सुनंदा नायर हैं, डॉक्टर सुनंदा नायर हैं। अब बताएंगे हु इज द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, हु इज द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम की जननी किसको कहा जाता है, मदर ऑफ मोहिनी अट्टम किसको कहा जाता है। तो मोहिनी अट्टम की जो जननी है वो है साथी आपका, क्या बोलेंगे, के कल्याणी कुट्टी अम्मा, के कल्याणी, कल्याणी कुट्टी अम्मा को कहा जाता है, के कल्याणी कुट्टी अम्मा को कहा जाता है, अम्मा को कहा जाता है। एक याद रखना है नाम आपको, पल्लवी कृष्णन का। किसका, पल्लवी कृष्णन। कब चर्चित हुई थी पल्लवी कृष्णन, जब इनको मिला था संगीत नाटक अकादमी 2023, 2023। और एक नाम याद रख लेना, अक्षरा एम दास। क्या, अक्षरा एम दास को याद रखना है। और अक्षरा एम दास जो है साथी, उनको मिला था बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2022, 2022। कितने साथी बता सकते हैं मोहिनी अट्टम के कितने रूप हैं, मोहिनी अट्टम के कितने रूप हैं, तो आंसर आना चाहिए, मोहिनी अट्टम के भैया 3 रूप होते हैं। कौन से 3 रूप होते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी है, या फिर आपका न्यूयॉर्क है, या फिर लंदन है, या फिर पेरिस है, पेरिस। कब बना था यूनेस्को, और बहुत सारे साथी जो है यूनेस्को का फुल फॉर्म लिखेंगे, एक एक लेटर, यू क्या होता है, एन क्या होता है, कोई एक लेटर चुन के आप लिख दो उसका फुल फॉर्म जो आप जानते हो। तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं भैया यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, एजुकेशनल, एजुकेशनल एंड एजुकेशनल एंड SCIE साइंटिफिकल, सॉरी इसको बोलेंगे हम एजुकेशनल एंड साइंटिफिक, सिर्फ साइंटिफिक, SCINTI, साइंटिफिक, साइंटिफिक, साइंटिफिक कल्चरल, कल्चरल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो पेरिस में है। कब बना था यूनेस्को, तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई है, साथ ही इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो हुआ था 16 नवंबर 1945 को। और भारत इससे कब जुड़ा था, भारत इससे कब जुड़ा बताएं फटाफट से। तो भारत जुड़ा यूनेस्को से 1946 में, 1946 में, 1946 में। अब आप मुझे बताओ, यूनेस्को के दुनिया भर में साइट हैं, आप जानते हैं, हाँ जी। तो वह कौन सा कंट्री है जिसमें यूनेस्को का सबसे ज़्यादा साइट है, यूनेस्को के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर हैं, यूनेस्को के, यूनेस्को के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा जो साथी साइट हैं या स्थल हम कहें, तो सबसे ज़्यादा जो साइट्स हैं इसका यूनेस्को का, वो है इटली में, इटली में। इटली में कितनी साइट हैं इसकी, 60 साइट हैं। अगर मैं आपसे पूछूं यूनेस्को की भारत में कितनी साइट हैं, भारत में टोटल कितनी साइट हैं यूनेस्को की, जिनको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब होता है विश्व विरासत स्थल। सारे साथियों ने बताया भैया 43 हैं। तो भारत में कितनी साइट हैं, 43 साइट हैं।
43 साइट है। अब मुझे बताएंगे 43 साइट किस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं। तो 43 साइट को हम बांटते हैं कैसे, 35 तो इसमें है सांस्कृतिक अर्थात आपका कल्चरल साइट्स हैं, और अगर हम बात करें 7 कैसी हैं इसमें, तो 7 नेचुरल हैं अर्थात प्राकृतिक हैं, और एक क्या है आपका मिक्स्ड है। मिक्स्ड इस तरह से आपका मिक्स्ड बोले तो मिश्रित है, मिश्रित है। ठीक है, हम सब करके बताएं इंग्लिश वाले बच्चे, जो मैं बोलता हूँ उसके साथ में आप कंफर्टेबल है ना, कंफर्टेबल है ना, थम्स अप करके बता देना। ठीक है, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल आपका, और आपका क्या बोलेंगे कल्चरल साइट है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि एकमात्र मिश्रित स्थल यूनेस्को का कौन सा है, एकमात्र मिश्रित स्थल यूनेस्को का कौन सा है। तो एक मिक्स्ड है आपका कौन, कंचनजंगा। कौन है जो एक मिक्स्ड है, उसका नाम है कंचनजंगा। तो क्वेश्चन ये बनेगा कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, तो कंचनजंगा है आपका कहाँ पर, सिक्किम में। और कब इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था, तो लिखना 2016 में इसको बनाया गया था, 2016 में इसको बनाया गया था। जब साथी हम हेरिटेज साइट की बात करते हैं, तो भारत का पहला यूनेस्को स्थल कौन सा है, भारत का इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को साइट, इंडिया का पहला जो साथी स्थल है यूनेस्को का, पहला स्थल जो साथी आपका यूनेस्को का है वो कौन सा है। तो आपका आंसर आएगा भैया सबसे पहला है आगरा का किला। कौन सा, आगरा का किला, जो कि किस वर्ष में, वर्ष आप बताएं, तो वर्ष है 1983। ठीक है, और दूसरा कौन सा साइट है आपका, वो है ताजमहल। ताजमहल, ताजमहल किस वर्ष का है, तो ताजमहल भी 1983। ये 5-6 ही हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। जैसे एक है इसमें आपका क्या बोलेंगे, एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा, ये कहाँ पर हैं बताओ, किस राज्य में अजंता और एलोरा, तो ये भी 1983। तो ये 4 स्थल थे जो 1983 में सबसे पहले चिन्हित किए गए थे। और एलोरा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अजंता कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। मुझे बताइए ये महाराष्ट्र के किस जिले में है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या कहेंगे भैया, औरंगाबाद में है। औरंगाबाद जिसका नाम बदल के अभी क्या हो गया है आपका, संभाजी नगर हो गया है। अन्य चर्चित हम आपसे पूछें साथी, यहाँ पर अन्य चर्चित यदि हम आपसे पूछें, जैसे कि मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पर, काजीरंगा को, काजीरंगा को कब चिन्हित किया गया था, तो आप कहेंगे काजीरंगा को भैया आपका 1985 में। काजीरंगा कहाँ पर है, असम में है। असम में नेशनल पार्क है, किसके लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए है। सांची बताइए, सांची को कब चिन्हित किया गया था आपका, सांची को, सांची से पहले तो और भी हुए, सांची से पहले इंपॉर्टेंट है आपका हम्पी का स्मारक। हम्पी कहाँ पर है, जगह आप बताएं। 1986 में हम्पी है भैया कर्नाटक में। और हम्पी कितने रुपए के नोट पर साइन के रूप में है, ये आपको बताना है। कितने रुपए के नोट पर साइन के रूप में हम्पी, आपसे पूछ ले जैसे कि काजीरंगा हो गया, हम्पी हो गया। इसके बाद में खजुराहो बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ जो चंदेल शासकों ने बनवाए थे, खजुराहो कहाँ पर है, ये आपका 1986 में चिन्हित हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, हम्पी है आपका कर्नाटक में, और कितने साथियों ने बताया कितने रुपए के नोट पर है भैया, 50 रुपए के नोट पर है। कितने पर, 50 रुपए के, 50 रुपए के नोट पर है। तो फिर 200 रुपए के नोट पर क्या है, खजुराहो एमपी, ये बनाए थे आपका मध्य प्रदेश में। किसने, चंदेल शासकों ने। किसने बनवाया था इनको, चंदेल शासकों ने, चंदेल शासकों ने इनको बनवाया था, ये हमको पता होने चाहिए हमेशा। नेक्स्ट है, अब एक क्वेश्चन पूछेंगे, चलो ये हेडक्वार्टर से क्वेश्चन था ना, कुछ हेडक्वार्टर आपसे पूछते हैं, मुझे बताना। एडीबी जिसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, सिर्फ हेडक्वार्टर लिखना मैं समझ जाऊंगा, बाकी चीजें आप जानते हो। एडीबी का बताओ मुझे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एक बताओ। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। यूनाइटेड नेशंस फॉर चिल्ड्रंस फंड यानी कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको बताना है। किसका, यूनिसेफ का। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आप बताएं। तो आपको हेडक्वार्टर बताने हैं सारे। तो एडीबी का कहाँ पर है, वो मनीला में। मनीला कहाँ पर पड़ता है, फिलीपींस में। ILO का कहाँ पर है, जेनेवा। देखो लेबर क्या करता है, लेबर पूरे दिन मेहनत करता है, जानलेवा काम करता है। IMF का कहाँ पर है, ये है आपका वॉशिंगटन में। क्या बोलोगे, वॉशिंग मशीन में कहीं भैया मुद्रा तो नहीं धो दी है, मनी। ठीक है, संघाई का कहाँ पर है, संघाई तो आपका चाइना से याद रखना, संघाई में ना होकर के बीजिंग में है। ठीक है, बीजिंग में।
यूनिसेफ का कहाँ पर है? आपका न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का न्यूयॉर्क में। अंकटाड और WHO दोनों का कहाँ पर है? जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन संघाई सहयोग संगठन, यूनाइटेड नेशंस फॉर आपका किसके लिए बोलेंगे? चिल्ड्रंस फंड, किसके लिए कोष है? संयुक्त राष्ट्र आपका बाल बाल कोष इसको कहते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलेंगे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार बताएं। आंसर करेंगे, दो शिकायतें नहीं करनी है सर जी, छोटा लिखिए, मोटा लिखिए, तेज बोलिए, बड़ा बोलिए, आपको कॉपरेट करना है। अगर आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो जो सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको बोला वाला नहीं सुनाई आ रहा है तो फिर आप ये देखिए मैं लिख क्या रहा हूँ। हमेशा शिकायतें नहीं लिखनी। एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो, भैया हमेशा पढ़ूंगा, कोई शिकायत नहीं करूंगा। कंप्लेंट्स पर जब आपका ध्यान जाता है तब आपका ध्यान भटकता है और आपके टारगेट को साथी अगर दुनिया में कोई चीज़ अचीव करने से रोकेगी तो वो है आपकी शिकायतें। जिस दिन आप शिकायतें करना बंद कर देंगे उस दिन आप अपने लक्ष्य की तरफ बहुत अधिक ज़्यादा समर्पित हो जाएंगे और आप अपने लक्ष्य को कम समय में पा पाएंगे। ये मेरा आप सब लोगों को निर्देश है और ये होता है, इसको देखना आप। तो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ। भैया ज्ञानपीठ कब शुरू हुआ था बताओ? ज्ञानपीठ 1961 में तो स्थापित हुआ था। कितने रुपए दिए जाते हैं ज्ञानपीठ में? तो इस्टेब्लिश हुआ 1961 में। फर्स्ट टाइम ये जो गिवन हुआ पहली बार दिया गया 1965 में, पहली बार ये दिया गया। तो पहली बार जब ये दिया गया तो किसको दिया गया बताओ? पहली बार दिया गया तो पहली बार किसको दिया गया था? तो पहली बार दिया गया था ये जी शंकर कुरूप को, जो किस भाषा के आपका लेखक थे? तो जी शंकर कुरूप थे मलयालम भाषा के। और मलयालम मैंने आपको बताइए कहाँ पर बोली जाती है? बताएं, केरला में बोली जाती है। और इनकी जो रचना थी उसका नाम था आडा कुजाई। क्या? आडा कुजाई इनकी रचना का नाम था, आडा कुजाई। आडा कुजाई। तो ये पहले व्यक्ति बने थे, पहले व्यक्ति। अगर मैं पूछूं पहली महिला कौन है जिन्होंने ज्ञानपीठ पाया? पहली महिला, तो पहली महिला है आपका 1976 में, उनका नाम है आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी किस भाषा की? आशापूर्णा देवी किस भाषा की लेखिका थी? तो ये बांग्ला भाषा से इनका संबंध था। क्या बोलेंगे? कभी भी पूछ लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनकी रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति, वो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन पहला नाम पूछ लेगा। मुझे बताओ हिंदी के लिए पहले कौन है? हिंदी के लिए पहले व्यक्ति कौन है? फर्स्ट पर्सन फॉर हिंदी, हिंदी के लिए पहले व्यक्ति थे आपके, क्या बोलोगे? सुमित्रा नंदन पंत। कितने दोस्त बताएंगे कि भैया आजकल जो एसएससी है ना, आजकल जो एसएससी है वो हिंदी की रचना भी खूब पूछता है। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, इन सब की रचना पूछ लेता है। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन बताएगा? सुमित्रा नंदन पंत की रचना वो बताएंगे आपका कौन सी है? चिदम्बरा पुस्तक है इनकी, चिदम्बरा पुस्तक, जो एग्जाम्स में खूब पूछी जाती है, चिदम्बरा पुस्तक। हिंदी के लिए पहली महिला कौन है बताएं? हिंदी के लिए पहली महिला, हिंदी के लिए जो पहली महिला थी जिन्होंने ज्ञानपीठ पाया, पहली महिला ज्ञानपीठ पाने वाली, तो वो थी आपका, आप कहेंगे भैया वो है हमारी कौन? उनका नाम है महादेवी वर्मा। और किस रचना के लिए पाया था महादेवी वर्मा जी ने? तो महादेवी वर्मा जी ने पाया 1982 में आपका किसके लिए? यामा पुस्तक के लिए। किसके लिए? यामा बुक के लिए उनको दिया गया था। अभी हाल ही में साथी आपका 59वां ज्ञानपीठ दिया गया है। 59वां जो ज्ञानपीठ दिया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए, क्योंकि ये दिया गया है 2025 में। किसको मिला है? हिंदी के लेखक हैं और कुल मिलाकर के 12वें लेखक बने हैं विनोद कुमार शुक्ला। कितने कौन से नंबर के लेखक बने हैं? 12वें लेखक हुए हैं हिंदी भाषा में। विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है, विनोद कुमार शुक्ला जी को। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ज्ञानपीठ में जो राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है? तो इसमें 11 लाख रुपए मिलते हैं, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और माँ सरस्वती देवी अर्थात वाग्देवी की प्रतिमा मिलती है। ओके, आपका ये तो राशि हो गई। अब बताओ कितनी भाषाओं में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो भाषा हैं जो हमारी 8th स्केड्यूल में बताई गई हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं दोस्त? संख्या लिखिए उनका। 22 भाषाओं के लिए इसको दिया जाता है, 22 भाषाओं के लिए। लेकिन क्या अंग्रेजी 22 भाषाओं में शामिल है? मुझे बताइए।
सारे साथियों का अपने घर बैठे हुए जवाब आए यस और नो, तो आप कहेंगे भैया 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है, लेकिन एक बार अंग्रेजी के लिए भी ज्ञानपीठ दिया जा चुका है। वो एक्सेप्शन केस है 2018 का, इसीलिए तो एसएससी पूछती है द शैडो लाइंस किसकी रचना है, तो आप कहेंगे शैडो लाइंस अमिताभ घोष की रचना है। किसकी रचना है? शैडो लाइंस। उसको भी 2018 में इंग्लिश के लिए मिल चुका है। क्या बोलेंगे? शैडो लाइंस को। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू किए गए थे, तो याद रख लेना इनकी स्थापना हुई थी, इनको स्थापित किया गया था साथी 1954 में, और पहली बार ये जो दिए गए थे 1955 में दिए गए। 1955 में ये दिए जाने शुरू हुए थे। व्यास सम्मान को कब स्थापित किया गया था? 1991 में। कबीर पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो 1986 से 87 में स्थापित हुए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कबीर जो साथी आपका पुरस्कार है वो किस सरकार द्वारा दिया जाता है, तो एमपी गवर्नमेंट इसको देती है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। भारत का पहला 14 लेन का महामार्ग एक्सप्रेसवे कौन सा है? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है? नहीं जी। गंगा एक्सप्रेसवे है? नहीं जी। क्या आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है? भैया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, जो कि आपका कब 2021 में शुरू हुआ था। कब? 2021 में शुरू हुआ था। इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ है 96 किलोमीटर। कितनी? 96 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, अब मुझे आप कुछ बताओ कि भारत में साथी, भारत में एक चला था आपका स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, कितने शहरों को जोड़ने के लिए? जो क्या बोलोगे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल साथी जो आपका स्कीम चली भारत में, परियोजना चली, वो कितने शहरों को जोड़ने के लिए चली? तो आप कहेंगे 1999 में शुरू हुई ये योजना, जो कि 2012 में पूरी हुई थी। कब? 2012 में ये पूर्ण हुई थी, और ये भारत के 4 शहरों को जोड़ने के लिए। वो कौन कौन से थे? 4 शहर। एक दिल्ली को मुंबई से, और मुंबई को चेन्नई से, और इधर कोलकाता से जोड़ना था। किसको? दिल्ली को जोड़ना था आपका, दिल्ली मुंबई आपका साथी, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने के लिए। और कितनी लेंथ है इसकी, कौन साथी बताएगा? इसकी लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी हर परीक्षा में लगभग पूछता है। तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ये है 5846 किलोमीटर का। कितने का? 5846 किलोमीटर का है। मुझे बताओ साथी कुछ फैक्ट, जैसे मैं आपसे पूछ लूं सबसे लंबा आपका नेशनल हाईवे हमारे देश का कौन सा है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा सड़कें हैं? किस राज्य में? ये अच्छा फैक्ट बनेगा। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, मुझे बताओ। यहाँ पर हम बोल सकते हैं सर्वाधिक पक्की सड़कें, जो सर्वाधिक पक्की सड़कें हैं वो कहाँ पर हैं? सर्वाधिक साथी जो आपका पक्की सड़कें हैं वो किस स्टेट में है? तो किस स्टेट में है? वो आपका महाराष्ट्र में है। क्या बोलोगे? महाराष्ट्र में। पहला फैक्ट ये बनेगा। दूसरा फैक्ट बनेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे वो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है? तो तब भी आंसर होगा हमारा महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में 18,000 किलोमीटर, के का मतलब यहाँ पर हजार है, 18,000 किलोमीटर के करीब में है। ठीक है, मुझे बताएंगे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, भारत की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? बताओ, भारत की सबसे ऊंची सड़क आप मुझे बताएं। भारत की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची जो सड़क है उसका क्या नाम है? तो भारत की सबसे ऊंची सड़क है साथी आपका उमलिंगला पास। क्या बोलोगे? उमलिंगला पास दर्रे के पास में, लद्दाख में, और ये है 19,300 फीट की ऊंचाई पर। 19,300 फीट की ऊंचाई पर, ये हमको पता होना चाहिए। ओके, आगे आइए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत अधिक है? यानी कि जो वुमेन लिटरेसी रेट है वो सबसे ज्यादा है। महिला साक्षरता बोलेंगे। टीलू मैथमेटिशियन कह रहे हैं प्लीज चेक फैक्ट, ज्ञानपीठ 22+2+ इंग्लिश प्लस राजधानी। नहीं साथी, राजस्थानी कह रहे हैं। वो साथी साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 तो 8वीं अनुसूची की और राजस्थानी और अंग्रेजी के लिए दिया जाता है, ज्ञानपीठ नहीं दिया जाता है। ओके, आप उसको फैक्ट को चेक कर लिया करो। मैंने क्या कहा, आपको लिखना नहीं है, उसको आपको वेरीफाई कर लेना, आपको देख लेना है। सर पूरी नायक सीरीज आपके साथ ही कंप्लीट करेंगे। महेंद्र सिंह जी, बहुत शाबाश। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो लक्षद्वीप में है क्या? हाँ जी भैया, एकदम से ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और याद रखना, लक्षद्वीप एक ऐसा स्टेट है जिसका यूटी में प्रथम स्थान है। यूटी में इसका प्रथम स्थान है आपका टोटल लिटरेसी में। टोटल लिटरेसी में भी कौन है? तो यूटी है, क्योंकि यूटी में जो है साथी आपका
जो आपका लिटरेसी रेट है वो 92.28% है, 92.28%। जैसे मैं पूछूं साक्षरता में पहला राज्य कौन सा है, बताना जरा। साक्षरता में फर्स्ट स्टेट इन लिटरेसी, साक्षरता में जो पहला स्थान है साथी वो आता है आपका केरला का। और जो सेकंड आता है इसमें, सेकंड आता है वो आता है मिजोरम। कौन आता है? और इसीलिए केरला क्योंकि पहला है तो केरला से बहुत फैक्ट बनता है। कितना परसेंट है यहाँ पर? 94% है आपका। फिर आपका लक्षद्वीप आ जाता है, लेकिन लक्षद्वीप एक यूटी है। फिर आता है आपका मिजोरम, कितने के साथ में? आपका 91.58% के साथ में आता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं केरल में ये कुल साक्षरता दर है, पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है यहाँ पर? क्योंकि सबसे क्या बोलेंगे, मेल का पूछा जाता है, यहाँ पर 96% के आसपास है। और जो फीमेल है यहाँ पर, फीमेल के लिए यहाँ पर 92% के आसपास में, लगभग में याद रख लेना। ओके, तो ये हमको पता होना चाहिए। सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है? सबसे कम लिटरेसी रेट किस राज्य का है? सबसे कम जो साथी लिटरेसी है, सबसे कम साक्षरता, वो है आपका बिहार की। कितने प्रतिशत साक्षरता है बिहार में, बताना। तो बिहार में 61.80% साक्षरता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा आपका, क्या बोलेंगे, सर्वाधिक अंतर कहाँ पर है महिला और पुरुषों की साक्षरता में? सबसे बड़ा डिफरेंस, बिगेस्ट डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी। तो सर्वाधिक अंतर पुरुष और महिला में कहाँ पर है? तो सर्वाधिक अंतर आता है राजस्थान में। ठीक है, यहाँ महिला और पुरुषों की साक्षरता में जमीन आसमान का अंतर है, जो कि 27.85% होता है। मैं आपसे पूछूंगा भारतवर्ष का सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सबसे साक्षर जिला, तो भारत का साथी जो सबसे साक्षर जिला, पहला और दूसरा दोनों बताना। सबसे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट आपका आता है, सबसे साक्षर जिला आता है इसमें आपका शेरछिप। कहाँ पर स्थित है शेरछिप? तो शेरछिप मिजोरम में स्थित है साथी। कहाँ पर है? मिजोरम में स्थित है, मिजोरम में, जिसमें कि आपका 97.91% का लिटरेसी रेट है। सेकंड पूछ ले इसमें, तो सेकंड आता है मिजोरम में ही आपका आइजोल। क्या बोलोगे? सेकंड आइजोल है। और सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? सबसे कम साक्षर जिला जो है, सबसे कम साक्षर, सबसे कम लिटरेट जो साथी डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? तो वो है एमपी का अलीराजपुर। क्या बोलेंगे? अलीराजपुर है एमपी का, अलीराजपुर का। क्या बोलेंगे? जो कि यहाँ पर आपका 36.10% ही लिटरेसी रेट है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं साक्षरता की, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं साक्षर किसको माना जाता है? कितनी उम्र सीमा है साक्षर मानने के लिए? क्या जो बच्चा पैदा हुआ है एकदम से वो एकदम से पढ़ना सीख जाएगा, तो उसको कब साक्षर नहीं माना जाएगा? कितनी आयु पूरी कर चुका होगा? तो 7 वर्ष तक, याद रख लेना। क्या बोलेंगे? साक्षरता के लिए जो उम्र है, साक्षर होने की जो उम्र है साथी, वो मानी गई है आपका कितनी? 7 वर्ष के ऊपर के। ठीक है, पहले ये हुआ करता था कितना? 1991 तक ये होता था, 1991 तक ये होता था 5 वर्ष। क्या होता था? 1991 तक ये 5 वर्ष होता था। क्रिकेट पिच की मानक माप क्या है? क्रिकेट पिच का मानक माप कितनी लंबाई होती है और कितनी चौड़ाई होती है? 22 गज गुणा 10 फीट होती है। कितनी होती है? 22 गज बोले या 20.11 मीटर बोले, और अगर चौड़ाई में बोले तो 3.05 मीटर कह सकते हैं। ये इसका मापक है। चौड़ाई पूछी जाती है मीटर में भी, फीट में भी। लंबाई पूछी जाती है गज में भी और मीटर में भी। अगर मैं पूछूं जो क्रिकेट का स्टंप होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? क्रिकेट स्टंप की साथी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? लंबाई बताओ। तो लंबाई होती है 72 सेंटीमीटर, और इंच में बात करें तो 28.8 इंच होती है, 8 इंच होती है। मुझे बताओ साथी, आपका जो स्टंप होता है, स्टंप की चौड़ाई कितनी होती है? तीनों स्टंप की कुल मिलाकर के, जैसे ये तीनों स्टंप है तो इन तीनों की चौड़ाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक? तो याद रख लेना ये 9 इंचेस होती है। कितनी होती है? 9 इंचेस ये होती है। ठीक है, अगर हम बैट की बात करते हैं, तो बैट की जो साथी आपका लंबाई होती है वो कितनी होती है? मतलब हाइट भी कह सकते हैं इसको। तो लंबाई होती है बैट की आपका 38 इंच, और बैट की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? बैट कितना चौड़ा होता है? तो आप बोलेंगे 4.25 इंच होता है, यानी 4.25 इंचेस होता है। 4.25 इंचेस वो होता है, बैट की होती है। ठीक है,
अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपसे पूछूंगा क्रिकेट की बॉल का वजन कितना होता है। क्रिकेट और हॉकी की बॉल जो है वो लगभग बराबर होती है, लेकिन ऑन्स में पूछ ले आपसे और एग्जाम में ऑप्शन ऑन्स में ही आ जाए तो ग्राम में तो ज़्यादातर याद रखते हैं। तो क्रिकेट की बॉल का वजन होता है 5.5 से 5.75 आउंस होता है, आउंस, ठीक है, आउंस होता है। इसी को हम बोलते हैं 155 से लेकर के 163 ग्राम होता है भैया, 163 ग्राम होता है, ठीक है। और बॉल की अगर हम बात करें, बॉल में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बॉल का जो परिधि होता है, सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस कितना होता है, तो 8 सही 3/16, 3/16 से नहीं बनेगा, 13/16 से, यहाँ से लेकर के 9 इंच तक होता है, 9 इंचेस तक होता है। इसी को साथ ही क्या उससे बोलते हैं, आपका 16/128 और 138 और 139/16, तो क्या बोलेंगे इसको, 224 से लेकर के 229 भी कहा जाता है। इंच तो आप जानते हो ना, एक इंच में क्या होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है, और एक सेंटीमीटर में 10 होता है, और सेंटीमीटर को आप में कन्वर्ट करें, यहाँ इसको सेंटीमीटर में, तो इसको बोल देंगे 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर। भी तीनों पूछे जाते हैं, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है एसएससी का जिनमें तीनों ना पूछे जाएं। क्रिकेट की बिट जो साथी आपका पिच है वो यहाँ से शुरू होती है, इधर अगर हम बात करें इधर यहाँ से शुरू होती है, तो क्रिकेटर के आगे एक लाइन होती है जिसके आगे खड़े होने पर वो स्टंप हो जाता है, या जहाँ तक नहीं पहुँच पाता है उसके बाद में रन आउट हो जाता है। तो ये वाली लेंथ कितनी होती है, ये वाली लेंथ बताएं, जहाँ पर जिससे आगे वो स्टंप हो जाता है, रन आउट हो जाता है, इसको बोलते हैं पॉपिंग क्रीज। क्या बोलते हैं, पॉपिंग क्रीज बोलते हैं, पॉपिंग क्रीज। और पॉपिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है, तो वो होती है आपका 4 फीट। क्या बोलेंगे, 4 फीट होती है, 4 फीट होती है। अब कुछ क्वेश्चन पूछें आपसे, मुझे बताओ भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसको ना पता हुआ करे वो फटाफट लिख लिया करो। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वो मोटेरा स्टेडियम है, जो कि अहमदाबाद का है। कहाँ का है, बोले भी फटाफट से, कुछ क्वेश्चन बताएं। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे बड़ा स्टेडियम बताना है आपको, सबसे ऊंचा स्टेडियम बताना है आपको। भारत का बड़ा स्टेडियम, भारत का सबसे ऊंचा हाईएस्ट स्टेडियम आपको बताना है। तो ये सबसे ऊंचा स्टेडियम है धर्मशाला। क्या बोलोगे, जिसको हम बोलते हैं HPSA स्टेडियम, कहाँ पर है, वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। और सबसे बड़ा कौन सा है, मोटेरा। मोटेरा जिसको नरेंद्र मोदी देश के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके नाम पर जाना जाता है। कहाँ पर है ये आपका, ये भैया अहमदाबाद में है। कहाँ पर है, अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पर है, वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है, गुजरात में। धर्मशाला कहाँ पर है साथी, हिमाचल प्रदेश में है। हम आपसे पूछेंगे एक तीसरा क्वेश्चन, विश्व की सबसे तेज आपका जो क्रिकेट ग्राउंड है वो कौन सा है। विश्व का सबसे तेज, यानी पिच ही कहा जाएगा वो, तो सबसे तेज पिच क्या बोलेंगे, सबसे फास्टेस्ट पिच कौन सा है। सबसे तेज पिच जो है आपका, तो तेज किस मैदान को कहा जाता है, वो है आपका पर्थ। जो कहाँ पर है बताएंगे, पर्थ, जिसको वाका ग्राउंड भी कहा जाता है। वाका ग्राउंड कहाँ का है भैया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का स्थित है। मैं आपसे भारत के अगर 3 स्टेडियम पूछ लूं तो क्या बोलेंगे, 3 स्टेडियम पूछ लूं, बोलेंगे भी फटाफट से। सर कल आपने किताब बताई लाइफ अपार्ट, नलिमा मुखर्जी, नहीं साथी, प्रभा केतान जी की थी, वो ऑटोबायोग्राफी है, मैंने खुद पढ़ा है उस पुस्तक को, ठीक है। हो सकता है देखो एक नाम से अधिक किताबें लिख ली जाती हैं, कोई बहुत चर्चित किताब ऐसी होगी जो नहीं भी लिखी गई होगी, तो आप एक बार, मैंने कहा ना दोस्त, इसके लिए सर्च कर लिया करो। आप लिखेंगे तो फिर डिस्ट्रैक्शन बनता है, अन्य साथियों को पता होता है, सिर्फ आप अकेले हैं जिनका वो डाउट है, बाकी लोगों का नहीं है। तो आपको वो लिखने की बजाय आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। आप कैसे सिलेक्शन लोगे मेरे दोस्त ऐसे, अगर आप इतना भी रिसर्च नहीं कर सकते हो, ठीक है। सर धर्मशाला पंजाब में है, तुमको उठा के पटक के ना मार दूं मैं पंजाब में, फिर तुमको पकड़ के वहां तुमको दिखाऊं, ढूंढवाऊं तुमसे कि भैया सूंघ के बताओ किधर है यहाँ धर्मशाला। मान जाओ तुम। चलो चलो जी आगे बताएंगे। तुम इतने शैतान खोपड़ी क्यों हो, मुझे बताओ। एक स्टेडियम मैं पूछूंगा, इकाना स्टेडियम कहाँ पर है, फटाफट से बताओ। इकाना, जिसको अटल स्टेडियम भी बोलते हैं, कहाँ पर है ये भैया, लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है, लखनऊ में स्थित है। मुझे बताओ आप साथी, आपका अरुण जेटली स्टेडियम का पुराना नाम क्या था, तो किसके नाम पर था पहले इसको, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर है, दिल्ली में। पुराना नाम क्या था इसका, फिरोजा शाह कोटला, फिरोजा शाह कोटला। मुझे बताओ चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है। स्वामी जी तो भैया बंगले में रहेंगे, बंगले में, बंगलुरु में है, बंगलुरु में।
एक दूसरा और स्टेडियम है जो बहुत परेशान करता है, उसका नाम है एम ए चिदम्बरम। ये दोनों नाम में कंफ्यूज होता है, याद रखना स्वामी जी रहेंगे बंगले में। और रही बात किसकी, चिदम्बरम साहब की, तो ये चेन्नई में रहेंगे। क्या बोलोगे, चेन्नई में रहेंगे। चेन्नई, और चिन्ना के आगे अगर स्वामी आ गया तो बंगले में रहेंगे, बंगले में। रूप सिंह स्टेडियम बताओ कहाँ पर है। रूप सिंह स्टेडियम जहाँ पर सचिन तेंदुलकर जी ने अपने 200 रन का रिकॉर्ड बनाया था, तो रूप सिंह स्टेडियम है ये आपका ग्वालियर में। कहाँ पर है, ग्वालियर में है, ग्वालियर में। ईडन गार्डन बताइए, ईडन गार्डन में कहाँ पर है साथी आपका, ईडन गार्डन है आपका कोलकाता में। कहाँ पर बोलोगे, कोलकाता में स्थित है, कोलकाता में स्थित है, ये हमको पता होना चाहिए। कहाँ पर है, कोलकाता में स्थित है। डॉलर बहू निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसके द्वारा नहीं लिखी गई है। डॉलर बहू बताएं जी। डॉलर बहू किरण देसाई की है, अरुंधति रॉय की, सुधा मूर्ति की, अनुराधा रॉय की, अनुराधा रॉय की है। ठीक है, तो किन की है डॉलर बहू भैया, सुधा मूर्ति। इनके हस्बैंड का नाम बताओ। सुधा मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री मिल चुका है पहली बात तो इनको 2016 में, और पद्म भूषण इनको मिला था 2000, PB4 पद्म विभूषण। अभी बहुत चर्चा में आई थी 2024 में कौन सी लेखिका हैं जो राज्यसभा की सदस्य चुनी गई। राज्यसभा सदस्य ये चुनी गई थी। क्या राज्यसभा समझते हो ना, अपर हाउस। बताओ राज्यसभा किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 80 में आता है भैया अपर हाउस, जिसको उच्च सदन या क्या बोलते हैं हम आपका स्थायी सदन भी कहते हैं। 2024 में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई। इनकी बुक्स का नाम बताओ किसी एक का। एक बुक है इनकी 3000 स्टिचेस, यानी कि 3000 टाँके, 3000 स्टिचेस। एक इनकी बुक है महाश्वेता, महाश्वेता। और अभी 2025 में इन्होंने बहुत चर्चित बुक लिखी है द सर्कल ऑफ लाइफ। आने वाले एग्जाम्स में ये पूछी जाएगी, द सर्कल ऑफ लाइफ कब लिखी है, 2025 में उन्होंने लिखी है, 2025 में। अनुराधा राय ये भी साथी एक चर्चित लेखिका हैं, जिनकी किताब है स्लीपिंग ऑन जुपिटर। स्लीपिंग ऑन जुपिटर किसकी बुक है, तो ये है आपका किसकी, अनुराधा रॉय की। अरुंधति रॉय को तो सब जानते हैं, ठीक है। किरण देसाई, इनकी एक किताब बताओ, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किसकी बुक है, तो ये है साथी आपका आपका किरण देसाई की। अरुंधति रॉय की किताबें बताएं, इनकी तो बहुत सारी किताबें पूछी जाती हैं। जैसे कि यूपी पुलिस में पूछा गया था मामूली चीजों का देवता किसने लिखी है, वो इन्हीं की है। कौन सी है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, स्मॉल माने मामूली या छोटी, और थिंग्स माने वस्तुएं, तो मामूली वस्तुओं का देवता, ये किसने लिखी, हिंदी में पूछा था उन्होंने, अरुंधति रॉय की बुक है। ठीक है, और एक इनकी द डॉक्टर एंड सेंट, क्या, द डॉक्टर एंड सेंट इनकी बुक है। एक किताब इन्होंने लिखी है साथी आपका आज़ादी, क्या बोलेंगे, आज़ादी को लिखा है इन्होंने, बहुत चर्चित किताब है आज़ादी। ओके, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो गई आपका। सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति के जो हस्बैंड है बताओ कौन है, उनकी भी एक किताब है बहुत इंपॉर्टेंट। उनका नाम है, जिन्होंने कंपनी बनाई थी इन्फोसिस। इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक कौन है बताना। इन्फोसिस कंपनी के जो संस्थापक हैं वो इनके हस्बैंड हैं। तो इन्फोसिस कंपनी के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है भैया आपका नारायण मूर्ति। तो बताओ नारायण मूर्ति की जी कौन सी किताब है, नारायण मूर्ति जी की किताब का नाम है आपका, बड़ी चर्चित किताब है इनकी, इनकी बुक का नाम है द विट एंड विजडम। क्या बोलोगे, द विट एंड विजडम किसकी बुक है, तो वो इनकी बुक है द विट एंड विजडम, द विट एंड विजडम। नेक्स्ट है जी, भारत के संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका किसको बोलते हैं, प्रस्तावना को या प्रियम्बल को कहा जाता है। तो प्रियम्बल में जो शब्दावली लिखी गई है वो किस क्रम में लिखी गई है, यानी पहले वह शब्द आएगा, उसके बाद में वह शब्द, फिर दूसरा शब्द, फिर अन्य शब्द हैं। तो सवरीन शब्द क्या सबसे पहले आ जाता है आपका, समाजवादी। तो हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, चल चल क्लास के बाद। तो प्यारे साथियों, हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं हमारे भाई, और अगर मैं कहूँ भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि परीक्षा होने के पहले से हम साथ में थे, नहीं भाई हैं अभी, तो अभी आवाज़ नहीं जाएगी आपकी। भैया का नाम है आपका सुधीर। मैं बात कराता हूँ, एक बार आप मिलिए।
अब ठीक है। उल्टा उल्टा ऐसे लगा। लग गया भाई, बड़ा मजा आ रहा है सर के साथ यहाँ। तो आज पहली बात तुम बता दूं, बड़ा सर दिल प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया दिल। हृदय की बात बता रहा हूँ हृदय की बात बता रहा हूँ, सर से मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है। और हिंदी हमने भी सर, अब तो सर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने लगे, ये छोड़ दिया शायद, ठीक नहीं गया। पढ़ानी चाहिए आपको हिंदी साहित्य की वीडियो। हिंदी साहित्य जब मैं ढूंढ रहा था दरोगा के टाइम पे कि कहीं मिले हिंदी साहित्य, फ्री के कंटेंट की बड़ी आदत थी है ज़माने में, तो हिंदी साहित्य का मिला सर का यूट्यूब पे, अब दिया एक दिन में 6 पूरा छापा, फिर दोबारा देखा रिपीट करके, तो 2-3 बार देख डाली, बड़ा अच्छा कंटेंट लगा। तब से हम तो भैया मुरीद हो गए और लगातार बने रहे, इंस्टाग्राम और हर जगह देखते रहते हैं। हमारे नबी भैया हो गए हैं भाई, पार कर लिया इन्होंने, सरी हैं वैसे हमारे लिए, अब प्रेम में भैया हो गए हैं बस। तो पोस्ट, हाँ पोस्ट सब इंस्पेक्टर 22 में जो वैकेंसी, 22 में आई थी ना, 22 में जो वैकेंसी, 21 में आई थी, 23 में, उस बैच के दरोगा हैं भाई हम। ये कमेंट और क्या क्या पूछ, पोस्ट तो बस ये है कि मोटिवेशन यही है तुम्हारे लिए, पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो मोटिवेशन के लिए, बड़ा मज़ा आएगा। ये कविता सुनो यार तुम, तो जब ये सितारे उतारे लग गए, नौकरी मिल गई, तब लिखी एक दिन। वैसे में जो हेटर्स है ना तुम्हारे पड़ोसी और रिश्तेदार, यहाँ भी होंगे, हेटर्स को लेके मैं कभी बोला नहीं, अपनी रहती है तक के, चल ऐसे कह दिया इसका सिलेक्शन, ये है, ये तो ऐसी तैयारी, सब कुछ लाइनें निकली है ना। इनमें मैंने बताया है कि क्या क्या चीज़ें आपको झेलनी है, क्या क्या, और शुरुआत यहीं से होती है कि जो कहते थे हमें निकम्मा, उनको जीत मुबारक हो, और गलत देख असहा हमने सहे थे वार वाणी, हार कभी ना स्वीकार, और क्या था, हमने सहे थे वारों के पर हार कभी, जय चंदो मैथ भी है, तो अलग मतलब है, ठीक है तैयार। तो तुम बताना कौन सा अलंकार है, कि हमने रातें काली कर दी, मैथ रीजनिंग गणित लगाते भी किसी के, भी किसी के प्यारे होते, हम भी तो बाबू कहलाते कि, नहीं आ रही क्या आवाज़, तो कविता नहीं पहुंची क्या इनके पास तक, सुनो कि जो कहते थे हमें निकम्मा उनको जीत मुबारक हो, गलत देखते चुप्पी साधो मेरा गीत मुबारक हो, कि हमने सहे हैं वार वाणी के अपनों के परायों के, हार कभी ना स्वीकारी पर जय चंदों के जायों से, और हमने रातें काली कर दी मैथ रीजनिंग गणित लगाते, हम भी किसी के प्यारे होते, हम भी तो बाबू कहलाते, कि कितनी बार रिजल्ट देखकर रात रात भर रोए हम, मेरे साथ भी होगा है ना, तो हारना नहीं है उस दिन। कितनी बार रिजल्ट देखकर रात रात भर रोए हम, कितनी बार रिजल्ट देख रातों सोए हम। इन कहाँ से मिला, कि हमने लड़ना जारी रखा, हमने लड़ना जारी रखा मांझी दशरथ को सुन सुनकर, पहाड़ रास्ता बना दिया, कि हमने लड़ना जारी रखा मांझी दशरथ को सुन सुनकर, राम कृष्ण आजाद भगत और भगीरथ को सुनकर। आपके सामने खड़े हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचे, ये भी तो मोटिवेशन है, कि हमने लड़ना जारी रखा मांझी दशरथ को सुन सुनकर, राम कृष्ण आजाद भगत और भगीरथ को सुन सुनकर, क्या मिला फिर, तन वर्दी सरताज विराज तपस्या कंधों पर, तन वर्दी सरताज विराजे और तपस्या कंधों पर, पार्थों का है सदा भरोसा अपने ही भुजदंडों पर, और अभिमन्यु पर झपट महारथी, ऐसी रणनीति मुबारक हो। मेहनत पे भरोसा करना, ये नहीं कि
चोरी कर लो किसी और का पद के, यहाँ जुगाड़ वहाँ सिस्टम बिठा दिया, कैसे भी करके ये पद मिल जाए। अभिमन्यु पर झपट मारती ऐसी रणनीति, उन्हें मुबारक हो। जो कहते थे हमें निकम्मा, उनको जीत मुबारक हो। गलत देखते चुप्पी साधो, मेरा गीत मुबारक हो। और जहाँ तलक है ध्वनि प्रज्वलित, मेरा स्वर सुन लो। देशभक्ति में डूबे साधु, संगीत मुबारक हो, ये संगीत मुबारक हो। तो बस इतनी बातें करनी थी मुझे, ये आप देख लेना। क्लास में विघन डाल दिया मैंने। मिलना था भैया से, देखो अब आपको भी तलब होती होगी कि भैया जो स्क्रीन के उस तरफ है, भैया कभी मिले हमसे, सामने रूबरू हो जाए। तो मैं भी भैया से मिलने चला गया, मैं यहीं से गुजर रहा था, फिर आशीर्वाद लेने। मैं निकल जाऊं? अभी आएंगे क्लास के बाद, फ्री हो जाएंगे। पढ़ लो भाई, जितना ज्ञान है ना लपेट लो पूरा। बहुत और बहुत अच्छा लगा होगा बच्चे को। जी भाई साहब, ठीक है, पक्का मिलते हैं। बहुत अच्छी ऊर्जा आप सब लोगों के पास तक पहुंची होगी। दरअसल में जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को सुनते हैं जो सिलेक्टेड हों, और सुधीर भाई के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं, मतलब वो अपनी जॉब के साथ में अपना एक मतलब बच्चों के लिए, वो अभी यूपी सब इंस्पेक्टर, तो बच्चों के लिए एक फिटनेस मॉडल की तरह भी हैं, और वो एक शायर भी हैं, अपनी कविताएं भी लिखते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है अभी वो आए और उनको बच्चों के साथ क्लास में मिलाया जाए। तो वापस आते हैं दोस्त। हमने क्वेश्चन पूछा कि उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है, तो कौन सी है, एक बार बताएंगे। हम सब करके वापस आएंगे क्लास पर, फोकस करेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। एक दिन एक अपने स्टूडेंट्स और मिलवाते हैं आपको, मतलब स्टूडेंट बहुत है, हम मिलवाते नहीं थे आपको, हम कहते थे ठीक है क्या मिलवाना है। अभी तो भैया आ गए, तो हालांकि मैं बचता हूँ ऐसी चीज़ों से कि आपका कोई, तुमने देखा ही होगा मुझको, मैं पॉडकास्ट वगैरह इन सब चीज़ों से बचता रहता हूँ, है ना। वो तो कभी मतलब अकस्मात कोई ना हो और कोई मजबूरी आ जाए तो मैं फिर मतलब आप सब लोग पुट करता हूँ, अदरवाइज आप मुझे देखोगे नहीं वहाँ पर। बाकी आप मुझे बता देना आपको किससे मिलना है, और ज़्यादातर मैक्सिमम अपने सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ही होंगे, अपने साथी होंगे, अपने भाई होंगे, आपको मिलवा देंगे, आप बताना कभी, ठीक है। तो बताएं, तो पहला क्रम एकदम से ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सवरीन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, यही क्या है, इनका क्रम है। अब मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताओ जो हमने प्रियम्बल को लिया है वो किस देश से लिया है, किस देश से प्रेरित है, क्या बोलेंगे। प्रियम्बल हमारा किस देश से आया है, तो ये देश से आया है आपका यूएसए से। कहाँ से, यूएसए से इसको लिया गया है। अब मेरा क्वेश्चन ये होगा, अगर मैं पूछूं प्रियम्बल की जो भाषा है, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है साथी आपका ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से उसको लिया गया है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और मुझे बताओ उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था, तो नेहरू जी ने पेश किया था। और वो डेट क्या थी, वो डेट थी 13 दिसंबर। डेट कौन सी थी भैया, 13 दिसंबर थी आपका 1946 जब इसको पेश किया गया था। लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया था, एक्सेप्ट कब किया गया था, वो डेट आपको बतानी है, कब उसको एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। तो दो चीजें पूछी जाती हैं, सीन 2 पर दिखाना भैया। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट से बताना। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, फटाफट से बताना है आपको। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रस्तावना शुरुआत किससे होती है, विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। भारत को, ये वो शब्द हैं जो अभी बताया, संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को कितने जस्टिस की बात की गई है, बताओ जरा, कितने न्याय हैं भैया, 3 न्याय हैं। इंग्लिश वाले इधर देखते रहें, कितने जस्टिस की बात है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। भैया ये आप लोगों को क्लियर है ना, थम्स अप कर देना 3। मैं आपसे पूछूं फ्रीडम कितनी बताई गई है इसमें, यानी कि लिबर्टी कितनी बताई गई है, तो लिबर्टी इसमें है आपका 5। कितनी लिबर्टी है, तो पूछे प्रस्तावना में कितनी लिबर्टी बताई गई है, 5। कौन कौन सी, विचार अर्थात थॉट, अभिव्यक्ति अर्थात एक्सप्रेशन, विश्वास अर्थात बिलीफ, धर्म अर्थात फेथ, और उपासना अर्थात वर्शिप। मैं आपसे पूछूं यहाँ पर समता, इक्वलिटी कितनी बताई गई है, इक्वलिटी, तो इक्वलिटी आप कहेंगे 2 बताई गई हैं। कौन कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की, यानी कि स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की आपको यहाँ पर बताई गई है, प्रतिष्ठा और अवसर। तो समता कितनी बताई गई है, आपका 2 बताई गई हैं। राष्ट्र की एकता शब्द को क्या कर दिया गया आपका, एकता और अखंडता, ये शब्द इसमें जोड़ दिए गए। बताओ कब जोड़े गए थे, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कब जोड़े गए थे। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, जो प्रियम्बल में नहीं है, प्रियम्बल में नहीं है।
तो विचार की स्वतंत्रता आपने अभी देखी क्या है, आप कहेंगे हाँ जी भैया बिल्कुल है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, लेकिन कहीं भी इकोनॉमिक फ्रीडम की बात नहीं की गई है। क्या बोलेंगे, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, आपका धर्म धर्म है आपका, और उपासना की स्वतंत्रता है। तो 5 स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, 5 स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा, जो हमारी प्रस्तावना है इसको संविधान की आत्मा किसने कहा था? प्रियम्बल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो संविधान की आत्मा इसको कहा था आपका किसने? ये व्यक्ति आपको बताने हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो कौन बताएंगे भैया? ठाकुरदास भार्गव जी हैं, ठाकुरदास भार्गव, बहुत कमाल बात। तो कौन है? भार्गव जी ने ये बात कही है, भार्गव जी ने ये बात कही है आपका। अच्छा, ये आपका आंसर है, एक बार फिर से श्योर हो। क्या बोलेंगे? संविधान की आत्मा आप बता रहे हैं भार्गव जी। मैं आपसे पूछता हूं, इसको राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? प्रस्तावना को साथी पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने कहा है? तो राजनीतिक कुंडली कहा है के.एम. मुंशी ने। किसने? के.एम. मुंशी ने कहा है। और इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? बताएं जी, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो वो थे एन.ए. पालकी वाला। कौन थे? एन.ए. पालकी वाला ने ये कहा है, एन.ए. पालकी वाला ने कहा है, ये आपको पता होना चाहिए, एन.ए. पालकी वाला ने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जितने भी लोग कह रहे थे संविधान की आत्मा कहा है, सबका आंसर गलत था, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको माना है ये आपको लिखना होगा। बोलेंगे जी, संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को उन्होंने माना था? किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये कब जोड़े गए थे? यानी कि आपका सोशलिस्ट और साथ ही आपका सेक्युलर वर्ड, कौन सा? सेक्युलर वर्ड को कब जोड़ा गया था? सेक्युलर वर्ड को कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़े गए थे आपका कब? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था भैया? 42वें संविधान संशोधन से इनको जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन। एक शब्द और कौन सा जोड़ा गया था? मैंने अभी बताया आपका अखंडता को, इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया था। अखंडता शब्द भी तभी जोड़ा गया था, ठीक है। और इसी संशोधन से क्या जुड़ा था आपका? 42वें संविधान संशोधन से फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। कौन? मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। अभी आप सिर्फ मुझे बताओ, एक क्लास में मौलिक कर्तव्य सारे कराएंगे आपको, मुझे बताओ मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वर्तमान में कितनी है? सबका आंसर आए। आपके आंसर मुझ पे साथी कॉन्फिडेंस की तरह पहुंचता है कि हाँ मैं उन छात्रों को पढ़ा रहा हूं जिनके अंदर दम है, जिनके अंदर कोई दम है। तो क्या बोलेंगे? अखंडता भी, इंटीग्रिटी भी जोड़ा गया था। इसी वजह से इसमें बहुत सारी चीजें हुई थी, हम आपको बताएंगे संविधान संशोधन जिस दिन लेंगे। इसको क्या बोला जाता है? इसीलिए इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहा जाता है इसको, यानी कि आपका साथी क्या बोलेंगे? लघु संविधान भी इसको कहा जाता है। अगर साथी आपको पॉलिटी का कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आता, कोई भी जो आपके लिए सबसे टफ चैप्टर आपको लगता हो, तो आप एक बात लिख देना, उस चैप्टर का नाम लिख के और मेरा नाम लिख देना, और फिर उस चैप्टर को एक बार पढ़ के और समझ के देखना, ठीक है। पॉलिटी का कोई भी चैप्टर हो। निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया? कि जो प्रियम्बल है, अगर मैं आपसे आज पूछूं एट प्रेजेंट, मुझे बताइए कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है, माना जाता है या नहीं? आप कहेंगे जी भैया माना जाता है उसको। तो भारतीय संविधान का भाग किसमें नहीं बताया गया था? तो ये था बेरूबाड़ी केस, जो कि 1960 का है, 1960 का है। सज्जन सिंह, ये तो आर्टिकल 368 को लेकर के आपका उसकी प्रासंगिकता को लेकर के था 1964। गोलकनाथ केस है आपका साथी 1967 को। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई थी। इसमें कहा गया था जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है यानी कि मौलिक अधिकार है, उनमें संसद कोई भी बदलाव नहीं कर सकती। मौलिक अधिकारों में संसद बदलाव नहीं कर सकती है। संसद क्या नहीं कर सकती? उनमें कुछ भी साथी आपका अमेंड नहीं कर सकती है, कोई भी बदलाव नहीं कर सकती। यानी कि पार्लियामेंट कांट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। और ये कब का है आपका साथी? 1967 का है। अच्छा, एक बात और आपको पता होना चाहिए, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये किस वर्ष का है? बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये साथी आपका क्या बोलेंगे? 1994 का वाद है। इसमें क्या कहा गया था? इसमें प्रस्तावना को कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या बोलेंगे?
प्रस्तावना संविधान का भाग है, यानी कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात कही गई थी। ओके, अब ऑप्शन ए को देखिए जरा। ऑप्शन ए क्या है आपका? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस किस वर्ष में हुआ था बताएं? तो केशवानंद भारती केस आपका हुआ था 1973 में, 1973 में। 1973 में 13 जजों की बेंच बैठी थी, 7-6 से इसका निर्णय आया, यानी कि 7 जज क्या थे? इसके पक्ष में थे। तो ये जो बात यहाँ पर की गई थी ना, मौलिक अधिकारों में संसद बदलाव नहीं कर सकती है, तो इन्होंने क्या कहा आपका केशवानंद भारती से कि संपूर्ण संविधान को बदला जा सकता है। बोलो, संविधान को बदला जा सकता है या नहीं? जैसे बहुत सारे कई बार पॉलिटिकल पार्टीज आप देखते होंगे शोर मचाती हैं, सब अपने समय पे बदलती हैं। कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसने संविधान में बदलाव नहीं किया हो, लेकिन बहुत सारी सरकारें जो लोगों को आपका भ्रमित करने के लिए बहुत बार क्या है ये बोलती रहती है कि ये तो संविधान को बदल देंगे। बोलो, संविधान को बदला जा सकता है या नहीं? आप कहेंगे हाँ। 1973 के केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था संविधान को, पूरे संविधान को बदला जा सकता, पूरे संविधान को। तभी तो साथी इतने आप देखो ना कितने संशोधन हो गए हैं आज तक, क्यों नहीं बदला जाता? तो संविधान को बदला जा सकता है, लेकिन किस बात का ध्यान रखना है? बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसी आपका केशवानंद भारतीवाद में क्या दिया गया था? मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। मूल ढांचा बोले तो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर फिर क्या है? तो उसी को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचा जो है वो नहीं बदलना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्या बोलेंगे? मूल ढांचा। और साथ में इन्होंने क्या कहा था? इसी वाद में कहा गया कि प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना वो आपका संविधान का भाग है, यानी कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो बंगाल के नवाबों की राजधानी जो हुआ करती थी वो कलकत्ता, वर्धमान, मुर्शिदाबाद। देखो मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से पहले कहाँ थी? मुर्शिदाबाद से पहले कौन बताएगा? मुर्शिदाबाद से पहले कहाँ हुआ करती थी? तो मुर्शिदाबाद से पहले हुआ करती थी ढाका। आप सबको पता होना चाहिए बंगाल के नवाबों में आपका जो और आपका औरंगजेब था, उसका पोता था अजीमुस्तान। अजीमुस्तान का झगड़ा हो गया था मुर्शिद कुली खां से, तो इसीलिए वो कहाँ ले गया था? ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया था। अब मुझे बताओ साथी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लेके गया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लेके गया था? तो मुंगेर लेके गया था आपका, क्या उन बोलेंगे, मीर कासिम। क्या नाम है? मीर कासिम लेके गया था, मीर कासिम। मीर कासिम भी एक आपका साथी क्या है? बंगाल का नवाब था। और मुर्शिदाबाद किसने बताई थी? कुली खां ने। क्या नाम है इसका? मुर्शिद कुली खां, इसी के नाम पर। क्या बोलोगे? मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब किस वर्ष में बना था? तो याद रख लेना, ये 1717 में। क्या बोलोगे? 1717 में आपका बंगाल में ये साथी आपका नवाब बन गया था, बंगाल में नवाब बन गया था। ओके, देखो यहाँ पर मीर कासिम, तो यहाँ पर आज इतना ही जानेंगे आपको, क्योंकि मीर कासिम और मीर जाफर वो तो हम पढ़ाएंगे आपका जब यूरोपियन शक्तियों के आपके जब हम झगड़ों के बारे में बताएंगे तब बताएंगे आपको बक्सर वगैरह। निम्नलिखित घटनाओं में से कालक्रमानुसार लिखिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। काल कोठरी की घटना, जिसको साथी ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल इंसिडेंट, ये किसने कराया था? सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला बंगाल का एक नवाब था। सिराजुद्दौला पता होना चाहिए आपको। हाँ जी, तो सिराजुद्दौला किसके बाद में बना था? अली वर्दी के बाद में। अली वर्दी बंगाल का नवाब था जो कि रहा था 1740 से 56 तक, और इसके बाद में आया था सिराजुद्दौला 1756 से 57। तो इसके समय पर ही घटना हुई थी काल कोठरी की घटना, जो हुई थी 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को इसके लिए आरोप लगते हैं सिराजुद्दौला पर कि इसने 146 लोगों को 18/14 की एक काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें सुबह को कितने लोग जिंदा बचे? 23 लोग जिंदा बचे और बाकी लोग मर गए। ओके, बक्सर का युद्ध कब हुआ था आपका? तो ये हुआ था 22 से 23 अक्टूबर को, 2 दिन चला था 1764 में, 1764 में। ठीक है, इस वॉर में कौन कौन थे सामने बताना जरा। इसमें भैया मीर कासिम था, मैंने आपको बताया शायद अभी पिछले कल ही। मीर कासिम के साथ में कौन था बताना? मीर कासिम के साथ में आपका अवध का नवाब सूजा था, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम सेकंड था। और इन तीनों का जो सामना हुआ था वो किससे हुआ था? इन तीनों का सामना हुआ था आपका किससे? हेक्टर मुनरो से। किससे? हेक्टर मुनरो से। जीत किसकी हुई थी? हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी।
मीर जाफर की मौत हुई है आपका फरवरी 1765 में। इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी बक्सर वॉर के बाद में, कब कब? पहली हुई थी 12 अगस्त 1765 को और दूसरी हुई थी 16 अगस्त 1765 को। तो मुझे बताएं एक बार साथी फटाफट से कि क्रम क्या होगा। तो क्रम तो सीधे सीधे है, पहले कालकोठरी की घटना, फिर आपका बक्सर वॉर, फिर मीर जाफर की डेथ होगी और फिर इलाहाबाद की संधियां होगी, इलाहाबाद की संधियां होगी। तो 1 2 3 4 बन जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन ए एकदम से ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भैया। प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात, प्लासी का युद्ध कब हुआ था बताएं जरा, प्लासी कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका साथी 1757 में। किस जगह हुआ था प्लासी का युद्ध बताएं? प्लासी का युद्ध मैंने आपको बताया है किस जगह हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था ये आपको बताना है। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो आप कहेंगे प्लासी का युद्ध भैया भुगली कहें या भागीरथी कहें, एक ही बात होगी, एक ही बात होगी। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला किस पर भाग गया था? ऊंट पर बैठ करके भाग गया था, ऊंट पर बैठ करके। तो ये कब हुआ आपका? 23 जून को ये वॉर हुआ था, 23 जून को ये वॉर हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। तो इसमें सिराजुद्दौला भाग गया, तो क्या वो परमानेंट भाग गया? तो आप कहेंगे नहीं, सिराजुद्दौला को पकड़ा गया किसके द्वारा? यहाँ पर क्या हुआ था आपका प्लासी के वॉर में दो साइड है, कौन कौन सी दो साइड है बताना। प्लासी के वॉर में एक तरफ तो था आपका क्या बोलेंगे सिराज, यानी कि सिराजुद्दौला, और इसके खिलाफ कौन थी? आपकी अंग्रेज सेना, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो कौन था? सिराज का सेनापति, उसका नाम बताओ मुझे। तो इसका सेनापति हुआ करता था मीर जाफर। मीर जाफर क्या है? मीर जाफर बंगाल का नवाब होने के लालच के बदले में किससे मिल गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो इसने जो सेना थी और इसके साथ में राय दुर्लभ, दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ मिल गए। तो सिराज की सेना जो थी 50,000 की, वो लड़ी ही नहीं और सिराज समझ गया और भाग गया। तो सिराज जब भाग रहा था तो इस मीर जाफर का बेटे का नाम है, मीर जाफर का बेटा है मीरन, वो भी इसके पीछे पीछे गया और इसने ढूंढ करके, मीरन ने क्या किया था? सिराज की गर्दन काट दी थी, सिराज की गर्दन काट दी थी। अब एक क्वेश्चन बनेगा, प्लासी की युद्ध को एक दुख भरी रात किसने कहा है? प्लासी के युद्ध को दुख भरी रात किसने कहा है? प्लासी के युद्ध को दुख भरी रात बताएं जी, दुख भरी रात किसने कहा है? तो वो एक लेखक हैं नवीन चंद्र सेन। क्या बोलोगे? नवीन चंद्र सेन ने ये बात कही है, नवीन चंद्र सेन ने। ओके, अब कभी भी क्वेश्चन पूछेंगे तो ये तो हमेशा बता देंगे दोस्त कि प्लासी की लड़ाई जो है वो अंग्रेजी राज की स्थापना का कारण मानी जाती है, स्थापना की शुरुआत का कारण मानी जाती है। बताएं क्या लिखोगे? तो शुरुआत कहेंगे या स्थापित हो गया था इससे शासन? तो आप क्या कहेंगे भैया? प्लासी का युद्ध तो शुरुआत है और बक्सर के युद्ध को माना जाता है कि वो स्थापना का कारण बना। बहुत बढ़िया मिस्टर अक्की ठाकुर, हमेशा अच्छा आंसर। इनमें से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो कौन है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध करने वाले? मराठा हैं। अंग्रेजों ने मराठाओं से कितने युद्ध लड़े थे भैया? 3 युद्ध लड़े, 1775 से 82, ये फर्स्ट वॉर था। सेकंड वॉर जो अंग्रेजों से लड़ा इन्होंने वो था आपका 1700 नहीं सॉरी 1803 से 1805 था, 1803 से 1805 था। और जो थर्ड वॉर था वो लड़ा था इन्होंने 1817 से। ये मैंने आज ही क्लास में आपको पढ़ाया था 1 बजे। किस किस को आज 1 बजे वाली क्लास के कौन कौन बच्चे हैं? थम्स अप करो। क्या बोलेंगे? तो भैया यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेजों में जो रघुनाथ राव था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गया और 1775 में उसने एक संधि साइन की, सूरत की संधि। क्या? सूरत की संधि। तो अंग्रेज फिर आपका इनके बीच में संघर्ष हुआ, लेकिन फिर 1782 में एक संधि हुई, उसका नाम क्या है? उसका नाम बताएं फटाफट से। तो वो थी सालबाई की संधि। तो कभी भी पूछे प्रथम अंगल मराठा युद्ध, पहली बात तो कितने युद्ध हुए अंगल मराठा, यानी कि अगर मैं पूछूं अंग्रेज और मराठाओं के बीच कितने युद्ध हुए थे, तो 3 युद्ध हुए टोटल, जिसमें से पहले की शुरुआत किससे हुई? सूरत की संधि से। खत्म किससे हुआ? सालबाई ट्रीटी से अंत हुआ उसका, एक दूसरे को क्षेत्र वापस कर दिए। जो पेशवा थे माधव राव नारायण द्वितीय, उनको पेशवा स्वीकार कर लिया गया था। यहाँ पर बहुत सारी संधियां हुई थी, जैसे 1803 में कौन सी संधि हुई थी? एक तो हुई थी इसमें अर्जुन गांव की संधि, एक आपका देवगांव की संधि हुई थी। 1805 की संधि बहुत इंपॉर्टेंट, 1805 में एक संधि हुई थी, उसका नाम है राजापुर घाट ट्रीटी। कौन सा? राजापुर घाट संधि। राजापुर घाट संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मराठाओं के साथ में ही की थी। 1817-18 में यहाँ पर एक संधि साइन हुई थी, मंदसौर की संधि। कौन सी? मंदसौर संधि कब साइन हुई थी आपका? तो 1818 में हुई थी। ये किसके साथ में हुई थी? आपका जो होलकर थे, होलकर सम्राटों के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर ली थी।
क्वेश्चन क्या है, 1818 की घटना यहाँ पर याद रख लेना। क्या हुआ था यहीं पर 1817 में, क्या हो गया था, मराठा संघ खत्म हो गया था। मराठा संघ का खत्म, यानी कि अबोलिशमेंट ऑफ मराठा एम्पायर, ये कब हुआ, 1817 में ये हुआ था। ये हमको पता होना चाहिए। तीनों वॉर पता होना चाहिए, उनकी डेट पता होना चाहिए, कौन कौन सी ट्रीटी उनमें साइन हुई है। तो यहाँ पर कौन सी हुई है, मंदसौर की ट्रीटी। मंदसौर की ट्रीटी का दूसरा नाम क्या है, तो उसको भैया हम मंडेश्वर ट्रीटी भी बोलते हैं, मंडेश्वर। तो एग्जाम में कभी मंडेश्वर मिले या आपका मंदसौर मिले तो आपको पता होना चाहिए। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है, दूसरे नंबर का। तो पहले तो केटू, केटू का क्या नाम है, तो केटू का नाम है भैया आपका गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन नाम है। और गॉडविन ऑस्टिन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है आपका 8611 मीटर। तो जो सेकंड है आपका, सेकंड इसमें आती है आपका, क्या बोलेंगे, कंचनजंगा, 8598 मीटर। क्या बोलोगे, 8598 मीटर होगा। तो थर्ड कौन सी आ जाएगी, थर्ड बताओ आप मुझे, थर्ड बताना है आपको। तो तीसरी ऊंची चोटी आ जाती है भारत की नंगा पर्वत। और कितनी हाइट है उसकी, नंगा पर्वत की हाइट है साथी भारत में 8126 मीटर है। ओके। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दुनिया की सबसे ऊंची वो किस देश में है, तो दुनिया की सबसे ऊंची है भैया आपका, दुनिया की सबसे ऊंची, उसका नाम है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं, उसको सागर माथा बोलते हैं। और इसकी हाइट लिखो सारे लोग, सागर माथा कहाँ पर है, नेपाल में है। और कितनी हाइट है इसकी, 8848 मीटर है। 8848 मीटर क्या है इसकी हाइट है, जो हमको पता होनी चाहिए। डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है, डोडा बेट्टा। तो डोडा बेट्टा कार्डामम पहाड़ियाँ, कार्डामम जिनको हम बोलते हैं इलायची की पहाड़ियाँ, या इलायची की पहाड़ियों में वो स्थित है, या अन्नामलाई पहाड़ियों पर, या नल्लामलाई पर, या आपका नीलगिरी पर। नीलगिरी पहाड़ियों पर, नीलगिरी पहाड़ियों को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को नीले मतलब ब्लू माउंटेन इनको कहा जाता है, ब्लू माउंटेन। मुझे बताओ किस स्टेट में स्थित है ब्लू माउंटेन्स। तो ब्लू माउंटेन्स क्या होता है दरअसल में, ये भारत है, हाँ जी भैया। तो ये कौन सा घाट है भैया, ये वेस्टर्न घाट है। ये कौन सा घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो मिलन बिंदु है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो मिलन बिंदु है वही क्या है, वही है साथी आपका नीलगिरी हिल्स। क्या है, वही आपका नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स है। ठीक है। जैसे अन्नामलाई पहाड़ियाँ लिखा हुआ है यहाँ पर, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, तो ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय जो भारत है, यानी कि जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है, इस पे अन्नामलाई पहाड़ियों पर उन पर सबसे ऊंची चोटी है, वो है अनाईमुडी। कौन सी, अनाईमुडी। अनाईमुडी, अनाईमुडी क्या है आपका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, जो साउथ इंडिया बोले या पेनिनसुलर इंडिया बोले या प्रायद्वीपीय भारत कहें या साउथ इंडिया कहें, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। मैं आपसे जानना चाहूँगा इसकी हाइट कितनी है, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी हाइट कितनी है। तो उसकी हाइट है साथी आपका 2695 मीटर। क्या बोलेंगे, 2695 मीटर। और डोडा बेट्टा की फिर हाइट कितनी है भैया, डोडा बेट्टा की हाइट कितनी है ये कौन बताएगा। तो इसकी हाइट है 2637 मीटर। क्या बोलोगे, 2637 मीटर है। तो ये किस नंबर पे आती है, ये आती है सेकंड हाईएस्ट है, यानी कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलाइए और साथ ही चयन करें। इधर लिखे हुए हैं भारत के स्टेट, उधर लिखी हुई है हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी अभी बताया डोडा बेट्टा कहाँ पर है, वो तमिलनाडु में। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं साथ ही आपका, राजस्थान में गुरु शिखर है आपका, जो जहाँ पर माउंट आबू है। और आपका नागालैंड की है सारामती चोटी। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है आपका धूपगढ़ की चोटी। तो क्या बन जाएगा आंसर बताइए, 4 से शुरू हो जाएगा, उसके बाद में राजस्थान गुरु शिखर है, तो 4 के बाद में 3, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो एकदम से सही हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यूके की सबसे ऊंची चोटी, यूके की सबसे ऊंची चोटी वो है साथी आपका नंदा देवी, नंदा देवी चोटी हो जाएगी। यहाँ पर हम पूछेंगे महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महाराष्ट्र की है कलसूबाई। कौन सी है महाराष्ट्र की बताओ, महाराष्ट्र की कलसूबाई है। वेस्ट बंगाल की सबसे ऊंची चोटी बताओ, संदकफू है। कौन सी है, संदकफू कहाँ की है आपका, वेस्ट बंगाल की है। अब मुझे बताओ आप उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उड़ीसा, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है आपका देवमाली। कौन सी, देवमाली।
अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी बताओ, अरुणाचल की जो साथी हाईएस्ट पीक है अरुणाचल की है आपका, क्या बोलेंगे, कांगतो। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी बताओ, यूपी की है आपका अमसोत शिखर, क्या बोलोगे, अमसोत। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी बताओ साथी, मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक इन मिजोरम, तो वो है आपका फांगपुई। कौन सा है, फांगपुई है, फांगपुई। आप मुझे बताओ कर्नाटका की सबसे ऊंची चोटी, कर्नाटक की, तो कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी होती है मुल्यनगिरी। कौन सा है आपका, मुल्यनगिरी है, मुल्यनगिरी है, मुल्यनगिरी। झारखंड की बताओ सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, झारखंड की है आपका पारसनाथ। कौन सी है, पारसनाथ। ये सबसे ऊंची चोटियां हैं जो स्टेट की हैं, हमेशा मैच मेकिंग के लिए या पूछी जाती हैं। इसमें साथी सबसे पहले तो आपको अनाईमुड़ी 2695, इसके बाद में आपको डोडा बेटा 2637, और एक पता होनी चाहिए आपको गुरु शिखर की हाइट, गुरु शिखर की हाइट बताओ। बाकी तो जिस स्टेट का आप एग्जाम देंगे उसमें उसका पूछा जाएगा, तो वो रिसर्च आप करेंगे। मुझे बताओ एक बार फटाफट से, पारसनाथ, 1722 मीटर भैया गुरु शिखर, बहुत कमाल। इसकी हाइट भी लिख लेना ऊपर, इससे हालांकि 5 मीटर और है, जब हम इसको घूमने गए देखने गए तो 1722, वैसे 1722 कही जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, गडजात की पहाड़ियां क्या उड़ीसा में है, आप कहेंगे हाँ जी भैया। मांडव की पहाड़ियां क्या आपका महाराष्ट्र में है, गलत हो जाएगा। मांडव की पहाड़ियां जो हैं साथी वो आपका गुजरात में स्थित है। मांडव हिल्स कहाँ पर हैं, वो गुजरात में स्थित हैं। ऐसे ही गुजरात में आपसे बोले राजपीपला हिल्स, क्या बोलोगे, राजपीपला हिल्स कहाँ पर है, वो गुजरात में स्थित है। नल्ला मलाई की आपका हिल्स आंध्र प्रदेश में, सेवराय कहाँ पर है, तमिलनाडु में। मैं आपसे पूछूं महादेव हिल्स भारत में कहाँ पर, किस स्टेट में है महादेव हिल्स, तो महादेव हिल्स आप कहेंगे भैया मध्य प्रदेश में, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। राजमहल हिल्स मैं आपसे पूछूं, राजमहल हिल्स बताओ कहाँ पर है, तो भैया झारखंड में है, झारखंड में है। मैं आपसे पूछूं रामगढ़ हिल्स भारत में कहाँ पर है, तो रामगढ़ हिल्स आप बोलेंगे भैया छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। मैं आपसे पूछ लूं आपका अबोर हिल्स कहाँ पर है, अबोर। मिसमी हिल्स मैं आपसे पूछ लूं, मिसमी, या मैं आपसे डफला हिल्स पूछ लूं, ये कहाँ पर है, डफला हिल्स, तो आप बोलेंगे ये है भैया आपका अरुणाचल में। कहाँ पर है, अरुणाचल में। यहाँ पर एक हिल्स और है नहीं, यही है तीनों, ज़्यादा चर्चित यही है। अच्छा, सबसे तो इम्पोर्टेंट आप जानती हैं गारो खासी जयंतिया, वो कहाँ पर है बताओ जरा, गारो हिल्स कहाँ पर है, गारो खासी जयंतिया। पिछली प्रैक्टिस की वजह से, अच्छा आप में से इतने कितने साथी थे जिन्होंने पहला नायक किया था पिछले साल वाला, पिछले साल वाला जिन्होंने लेट किया हो, 4 महीने पहले किया हो, 6 महीने पहले किया हो, तो नायक भी कर चुके हो, तो अभी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें फिंगर टिप्स हो जाएंगी, फिंगर टिप्स हो जाएंगी। तो इसका मतलब है अब जो चीज़ें हम बढ़ रहे हैं और पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं तो बहुत कमाल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोलो जी फटाफट से। तो आप कहेंगे गारो खासी जयंतिया, ये आपका कहाँ की है, मेघालय की। इन तीनों में वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो वो खासी में होती है। लुसाई हिल्स बताओ भारत में कहाँ पर है, लुसाई हिल्स वो आपका मिजोरम में है, मिजोरम में स्थित है, मिजोरम में स्थित है। बोलो बाबू बूदन की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, बाबू बूदन जो साथी आपका पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर हैं, वो कर्नाटका में है। कहाँ पर है, बाबू बूदन आपका कर्नाटका में है। कोई दिक्कत भैया। कंचनजंगा की एक बार हाइट देखिए, देख लेते हैं दोस्त, कितना, क्या बोलेंगे, कितना लिखा हमने, कंचनजंगा की जो साथी एक बार हाइट कहाँ पर लिखी हुई है कंचनजंगा, बताएं जरा, 8598 मीटर, 8598। इसकी दो हाइट पे आपको डाउट हो सकता है साथी, एक तो इसका जो 85-86 बताया जाता है, 85-86 और 85-98 दोनों कहा जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से डेटा के हिसाब से देख लेना आपको एग्जाम में जो पूछा जाए। 85-86 मीटर भी कही जाती है आपका, 85-98 मीटर भी कही जाती है। ओके, तो ये दोनों डेटा है आपका, ये देख लेना एक बार। ओके, शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा परफेक्ट, मुझे ही शायद थोड़ा सा डाउट है, इसमें ज़्यादा परफेक्ट डेटा 8586 है। आप देख लेंगे इसको, क्योंकि इसके दोनों डेटा मुझे ध्यान है, 8586 भी 8598 भी। बोलेंगे जी, सिडबी की स्थापना की गई थी, सिडबी, सबसे पहले तो सिडबी भैया 85-86 ही ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, वही रख लो तो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे सिडबी की स्थापना की गई थी किसके लिए, तो सिडबी की स्थापना हुआ था स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। किसके लिए, फुल फॉर्म लिखे भैया आपका सिडबी का, तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल, यूपी पुलिस वालों तुम ध्यान रखना फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, स्मॉल हेडक्वार्टर बहुत पूछे जाते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ, क्या बोलोगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कब बना था ये बताएं जरा, कब बना था, किस वर्ष में बना था, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी,
तो सिडबी की जो स्थापना हुई है साथी वो हुई है आपका 2 अप्रैल 1990 को, और इसको एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? इसका हेडक्वार्टर है आपका लखनऊ में। तो इसका एक्ट कब आया था, क्या बोलेंगे? एक एक्ट पारित करके इसको बनाया गया, एक एक्ट के माध्यम से। तो वो एक्ट कब आया था बताओ? वो एक्ट कब आया था? तो वो एक्ट आया था इसका 1989 में, 1989 में। सिडबी को रेगुलेट कौन करता है बताओ? सिडबी को साथी, सिडबी को रेगुलेट कौन करता है? सिडबी इज रेगुलेटेड बाय, इसको विनियमित कौन करता है? तो ये विनियमित होता है, रेगुलेट होता है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको विनियमित किया जाता है, आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। मुझे बताओ सिडबी का जो समाचार पत्र है, रेलवे एग्जाम में पूछा गया आपका ग्रुप डी में, सिडबी का साथी जो न्यूज पेपर है, समाचार पत्र है, वो कौन सा है? तो सिडबी का जो समाचार पत्र है वो है आपका माइक्रो फाइनेंस पल्स। कौन सा? माइक्रो फाइनेंस पल्स क्या है? इनका समाचार पत्र है। अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना था, जिन साथियों ने सीपीओ दिया हो अभी पिछला वाला 2024 वाला, तो एक मुद्रा स्कीम चली थी हमारे देश में 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा जानते हो? मुद्रा, थम्स अप करें जी भैया जानते। तो क्वेश्चन पूछा गया था साथी कि मुद्रा योजना में सिडबी की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है, यानी कितने प्रतिशत का योगदान उसका होता है, योगदान। तो क्या बोलेंगे? मुद्रा में इसका योगदान क्या है सिडबी का? मुद्रा में जो योगदान है साथी आपका, क्या बोलेंगे? मुद्रा में जो योगदान है वो 100% का है। कितना? 100% का। यानी कि जो देश में आपका मुद्रा योजना चली है उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? सिडबी से आता है, सिडबी से। तो मुद्रा योजना का फुल फॉर्म लिखे, मुद्रा क्या है? मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो याद रख लेना 8 अप्रैल 2015 से शुरू हुई थी। मैं आपसे पूछूंगा इसमें बताओ मुद्रा में आर का मतलब क्या है? आर का फुल फॉर्म लिखें आप। तो इसका मतलब होता है आपका एम फॉर माइक्रो, यू फॉर यूनिट्स, माइक्रो यूनिट्स, डी फॉर होता है इसमें डेवलपमेंट, और आर फॉर होता है रीफाइनेंस। क्या होता है? रीफाइनेंस एजेंसी ये होती है आपका, रीफाइनेंस एजेंसी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। एक साथी यहाँ पर सिडबी के लिए बनाया गया था आपका, क्या बोलेंगे उसको? सिडबी लिखना, एक बनाया गया था सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट। क्या बोलेंगे? सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट। ये कब बनाया गया था? इसको बोलते हैं एसएफएमसी की स्थापना कब हुई थी? तो एसएफएमसी की स्थापना हुई थी 1999 में। क्या बोलोगे? 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर लखनऊ, और इसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट, एक इसका रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, और एसएफएमसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा तो इंपॉर्टेंट है, अपने हाथ से लिखा गया एक एक अक्षर साथी महत्वपूर्ण है, बशर्ते आपको उसको तैयार करना होगा, उसको तैयार करना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बोलेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आरआरबी की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? भैया सिडबी के अध्यक्ष कौन है? सिडबी के अध्यक्ष होने चाहिए साथी आपका मनोज मित्तल, वर्तमान में। अभी चेंज हो गए हैं तो रिसेंट का आप देखेंगे अभी कौन है, आप लिखे कौन है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जितने भी आरआरबी होती है उनकी स्थापना के लिए अधिनियम बनाया गया था। कौन सा एक्ट आया था आरआरबी के लिए? तो आरआरबी के लिए आया था आरआरबी एक्ट 1976। मुझे बताओ आरआरबी की जो स्थापना हुई थी उसके लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? स्थापना के लिए जो रिकमेंडेशंस हुए थे इस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो वो किसने किए थे? तो इस जो सिफारिश हुई थी 1975 की एक समिति है, नरसिम्हन समिति। क्या? नरसिम्हन कमेटी ने इसके लिए सिफारिश किया था आपका 1975 में। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि जितने भी आरआरबी हैं, जितने भी रीजनल रूरल बैंक है, उनको उनकी साथी जो स्ट्रक्चर है, जो उनका संरचना है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, जो स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए सुझाव आया था, यानी कि रिकमेंडेशन फॉर स्ट्रेंथन द स्ट्रक्चर ऑफ आरआरबीज, ये किसके द्वारा आया था? तो एक थी दांतेवाला समिति, जो 1977 में गठित हुई थी। दांतेवाला समिति कब की है? 1977 में गठित हुई थी, और 1978 में तो इसकी रिपोर्ट आ गई थी, 1978 में। मुझे बताओ भारत का जो पहला आरआरबी खोला गया था वो साथी, पहला यही बता दीजिए, जो पहला रीजनल रूरल बैंक, यानी कि पहला जो साथी आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बना था वो कब बना था? तो वो बना था 2 अक्टूबर 1975 को, और ये बना था आपका, इसका नाम था प्रथमा बैंक। क्या? प्रथमा बैंक। किस राज्य में खुला था? ये भैया मुरादाबाद में, जो कि कहाँ पर है आपका? मुरादाबाद यूपी में स्थित है। कहाँ पर? यूपी में स्थित है। इसके लिए अध्यादेश कब आया था? इसके लिए ऑर्डिनेंस कब जारी हुआ था? तो इसके लिए ऑर्डिनेंस आया था 26 सितंबर 1975 को।
1975 को इसके लिए ऑर्डिनेंस आया था। आपसे कभी भी पूछे इसके लिए एक्ट कब आया था, तो एक्ट आया था इसके 1976 में, ठीक है। अब मुझे बताओ, जितना भी साथी आरआरबी का प्रोग्राम है वो किसके द्वारा प्रायोजित है, किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड है? क्या आरबीआई इसको चलाता है या फिर कॉमर्शियल बैंक इस प्रोग्राम को चलाते हैं? तो आप कहोगे ये किसके द्वारा है आपका, तो जितने भी नेशनल कॉमर्शियल बैंक होते हैं, नेशनल कॉमर्शियल बैंक, समझ रहे हैं, जितने भी साथी आपका राष्ट्रीय राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक होंगे, क्या होंगे, जितने भी राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक होंगे, राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक होंगे, उनके द्वारा क्या है, ये सपोर्ट होता है। राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ये क्या होता है आपका, उनके द्वारा प्रायोजित होता है, स्पॉन्सर्ड होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम पूछे इसमें जो साथी आपका हिस्सेदारी होती है, तो केंद्र सरकार की कितनी होती है? तो आरआरबी का स्ट्रक्चर क्या है, देखो समझना, आरआरबी का स्ट्रक्चर है आपका 50, 35 और 15% का, 50, 35 और 15% का। क्या होता है, 50% इसमें होती है सेंटर की यानी कि केंद्र की, और जो बैंक है आपका, जो बैंक है उसका 35% होता है, और जो राज्य सरकार होती है यानी कि आपका, सॉरी, केंद्र सरकार हो गई यहाँ पर आपका, और यहाँ पर हो जाएगी आपका स्टेट गवर्नमेंट, अर्थात राज्य सरकार हो जाएगी, राज्य सरकार हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, बैंक की राष्ट्रीयकरण अधिनियम से आप कुछ समझते हैं? बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था, बताएंगे, कितने साथी बताएंगे? तो हम आपको एक दिन बताएंगे, 14 जो आपका कब हुआ था, 14 बैंकों को जो हुआ 19 जुलाई 1969 को, ठीक है, जब इंदिरा गांधी जी के, और फिर एक बार हुआ था आपका कब, जब अप्रैल 1980 में हुआ था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969। बहुत बढ़िया किया जी, एकदम ठीक आंसर है आपका, विकेश भाई एकदम सही आंसर है, यशस्वी द्विवेदी। प्रथम भूमि विकास बैंक, जो पहला फर्स्ट लैंड डेवलपमेंट बैंक था, वो खुला था आपका कहाँ पर साथी, आपका झांग में खुला था, झांग में। झांग पड़ता है जालंधर में, जालंधर बोले तो पंजाब में, पंजाब में, लेकिन तब इसकी वर्किंग शुरू नहीं हुई थी। वर्किंग इसकी स्टार्ट हुई है 1929 चेन्नई से, क्या बोलोगे, कार्य करना जो शुरू हुआ था वो हुआ था आपका चेन्नई वाले का 1929 में, 1929 में, ये आपको पता होना चाहिए। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? एक्जिम बैंक, पहले तो फुल फॉर्म लिखे एक्जिम का, तो एक्जिम क्या होता है, एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात, और IM फोर क्या होता है, इंपोर्ट होता है, तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एक्जिम बैंक का उद्देश्य क्या है, एक्जिम बैंक किस उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए हैं? तो इनके उद्देश्य है विदेशी व्यापार, क्या बोलेंगे, विदेशी व्यापार के लिए ये स्थापित किए गए हैं, विदेशी व्यापार के लिए। अच्छा, एक्जिम जो साथी हमारा बैंक है, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी साथी 1 जनवरी 1982 को, कब, 1 जनवरी 1982 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, मुंबई में क्या है, इसका हेडक्वार्टर स्थित है, हेडक्वार्टर स्थित है। जैसे मैं आपसे पूछूं पीएनबी की स्थापना किस वर्ष में हुई, पंजाब नेशनल बैंक की, तो आप क्या बोलोगे, 1894 में, 1894 में हुई। मुझे बताओ एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? एक्सिस बैंक की 1993 में हुई। HDFC की बताओ, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन, इनके फुल फॉर्म पता होने चाहिए आपको सबके, 1994 में हुई। बोलो भैया थम्स अप करके, आज सारे बैंकों का फुल फॉर्म लिखेंगे जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, 1994 में हुई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI की स्थापना कब हुई? 1964 में हुई। इसी का छोटा रूप है सिडबी, क्या बोलोगे, ये एडबी है, IDBI और वो है सिडबी, सिडबी। हम सब करें जी भैया, जरूर लिखेंगे, होमवर्क लिख लिया करो अपनी सीट पर ऐसे, HW, कहीं ना कहीं जब रिवीजन करोगे कभी ना कभी जरूर नजर आएगा और आप उस काम को करोगे, ये मेरा आपके ऊपर विश्वास है, ठीक है भैया। पाकिस्तान के ऊपर बोलेंगे, चलो पाकिस्तान के ऊपर। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? फैरड है। मैग्नेटिक फ्लक्स की बताओ क्या होगी? फैरड होगी। आप कहेंगे भैया फैरड आपका ये होती है किसकी, आपका धारिता की, किसकी होती है, धारिता, कैपेसिटेंस की होती है, कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस की। हेनरी किसकी होती है? ये साथी होती है आपकी प्रेरकत्व की, किसकी, प्रेरकत्व की होती है, यानी कि इंडक्टेंस की होती है, ठीक है। और पास्कल किसकी होती है? ये होती है प्रेशर की, अर्थात आपका दाब की होती है, दाब की होती है। वेवर होती है चुंबकीय फ्लक्स की, वेवर। अच्छा, विभवांतर का बताओ, जो साथी आपका विभवांतर होता है, विभवांतर का क्या होगा आपका, जो साथी आपका, तो वोल्ट में मापा जाता है, किसको, वोल्ट में मापा जाता है। अगर मैं पूछूं विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट को किस में नापा जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट को मीटर में नापा जाता है। अगर मैं पूछूं वेवलेंथ को किस में नापा जाता है, बताओ, वेवलेंथ को, तरंग दैर्घ्य को, तरंग दैर्घ्य को भैया एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। कितना होता है एंगस्ट्रॉम? 10⁻⁻10 होता है। आप मुझे बताओ साथी यहाँ पर
कुछ यूनिट पूछ ले। 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है बताओ? 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर, 746 वाट के बराबर। 1 किलोवाट पूछ लें आपसे तो वो होता है 1000 वाट। क्या होता है? 1000 वाट होता है। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आ जाता है। जूल, JOULE, जूल आ जाता है। कितना आएगा? 1 किलोवाट 1000 वाट बोले या 3.6 इंटू 10⁻6 जूल बोले, ये एक ही बात है, ये एक ही बात है। ओके। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण होता है? मिश्र धातु किसका एग्जाम्पल होता है बताओ? तो ये कोलाइडी विनियर का उदाहरण होता है आपका, या पायस का, या ठोस विलयन का। देखो कभी भी एक अलॉय बनेगा तो अलॉय बनता है सॉलिड सॉल्यूशन से। किससे? अलॉय एक सॉलिड सॉल्यूशन से बनता है। जैसे पीतल बनता है, पीतल, पीतल किसको बोलते हैं? ब्रास को। तो ब्रास किस किस से मिल करके बनता है बताओ? तो ब्रास मिलता है आपका भैया, आपका किससे मिल जाएगा? वो आपका कॉपर मिल जाएगा। उसमें कॉपर कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। और आपका साथ में क्या बन जाएगा उसमें? जिंक यानी कि जस्ता मिल जाएगा। और जस्ता कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। तो यानी कि तांबा, कॉपर किसको बोलते हैं? हिंदी वाले लिख लो, तांबा और साथ ही आपका जिंक पता होने चाहिए, इतने बुद्धिमान बनो। तो क्या बोलेंगे? पीतल के बाद में कांसा बताओ, कांसा किससे बनता है? कांसा, ब्रॉन्ज, जो ब्रॉन्ज मेडल होता है वो किस किस से बनता है? तो ब्रॉन्ज बनता है आपका, कॉपर 88% होता है और SN 12% होता है। SN का क्या मतलब है बताओ? SN कितने परसेंट होता है? तो SN बोले तो ये 10 होता है, 10 होता है, 10 होता है, 10। ओके। मुझे बताओ जो जर्मन सिल्वर होता है वो किससे बनता है? ये 4 अलॉय आपको कभी नहीं भूलने हैं। जर्मन सिल्वर जो होता है साथी, वो बनता है आपका, कॉपर होता है उसमें 50%, और फिर उसमें जिंक होता है 25%, और साथ ही उसमें फिर निकेल होता है 25%। ठीक है, 25% होता है। एक पूछा जाता है सोल्डर, सोल्डर बोले तो टांका, टांका जो होता है, जो साथ ही आपका PCB बोर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनमें इस्तेमाल होता है। तो इसमें SN 10 होता है 67%, और लेड PB होता है इसमें 33%। कितना होता है? 33% होता है। तो ये 4 आपको अलॉय हमेशा पता होना चाहिए। क्या बोलेंगे? अलॉय आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया 23 का आंसर रह गया, 23 का आंसर रह गया। क्या आंसर है 23 का बताओ भैया? अरे बता दे, अरे यार भैया, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जनवरी 1982 को। भैया जी, ये रहा इसका आंसर 19। अबे तुम यार टिपलू रहोगे, टिपलू। तुम टीपू भी नहीं हो, टीपू भी नहीं हो, तुम्हारा नाम है टिपलू। ठीक है, आगे आ जाओ। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो में मौजूद होता है। किस में मौजूद होता है बताएंगे? किस में मौजूद होता है? बताएंगे जी। क्या बोलेंगे? केंद्रक और कोशिकांगों के बीच में होता है साइटोप्लाज्म। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म को? तो इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका। तो कोशिका में क्या होता है? ये आपका एक द्रव्य के रूप में होता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में, यानी कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, सेल मेम्ब्रेन के बीच में। अच्छा, ये जो कोशिका झिल्ली है ये किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। किसकी? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की ये साथ ही बनी होती है। और इसी का मतलब है कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, इसको याद रख लेना। ये क्या है? कोशिका का साथी आउटर कवर होता है। कोशिका का ये क्या होता है? बाह्य आवरण होता है। बाह्य आवरण बोले तो क्या होता है? ये कोशिका का आउटर कवर होता है। क्या होता है? आउटर कवर भैया ये होता है। जैसे साइटोप्लाज्म है, ऐसे ही एक वर्ड आता है आपका प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है आपका साथी जीव द्रव्य। क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। प्रोटोप्लाज्म से मतलब है वो कोशिका का जीवित पदार्थ है। क्या है वो? कोशिका का जीवित पदार्थ क्या होता है? यानी आपसे पूछे तो आप कहेंगे लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल। क्या बोलेंगे? लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल इसको बोलते हैं। और प्रोटोप्लाज्म जो नाम दिया था वो किसने दिया था? तो ये नाम दिया था पुरकिंजे ने। किसने? पुरकिंजे ने दिया था। और कब दिया था ये नाम? आपका 1839 में दिया था, 1839 में। याद रख लेना, प्रोटोप्लाज्म को ही बोलते हैं जीवन का भौतिक आधार। प्रोटोप्लाज्म आपसे पूछे जीवन का साथी आपका भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है? यानी कि आपका फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है? वो प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, जिसको हम जीव द्रव्य भी बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं आपका साथी लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का जीवित पदार्थ भी कहा जाता है। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से क्या होती है?
तो पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन। क्या बोलोगे? न्यूरॉन। जो कि न्यूरॉन क्या करते हैं? मस्तिष्क में, आपके माइंड में जो इन्फॉर्मेशन है उसका जो आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करते हैं। ओके। और साथ ही यहाँ पर न्यूरॉन को ही हम कहते हैं उत्तेजनीय कोशिका। क्या बोलते हैं इसको? उत्तेजनीय कोशिका। कभी भी पूछ ले आपसे एक्साइटेबल सेल कौन सी है जो आपको एक्साइट करती है किसी चीज़ के लिए, तो क्या बोलेंगे आप साथी? एक्साइटेबल सेल। एक्साइटेबल सेल कौन सी है आपका? तो वो न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे वहाँ पर कोशिका लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी कोशिका, अब मैं क्वेश्चन आपसे कोशिका से ही पूछ लेता हूँ कि कोशिका क्या है। तो जीव की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या बोलेंगे? जीव की सबसे छोटी इकाई, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीव की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कौन सी होती है? वो सेल होती है, कोशिका होती है। अगर मैं आपसे पूछूं, जो जंतु कोशिका है, यानी कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में वॉल होता है या नहीं? जंतु कोशिका में भित्ति होती है या नहीं? कितने साथी बताएंगे? जो साथी अगर यहाँ पर पूछ रहे हैं हम, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में, कुछ क्वेश्चन बताना मुझे। जो जंती का कोशिका है, यानी कि जो आपका एनिमल सेल है, एनिमल सेल में साथी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इसमें आपका वॉल होती है, भित्ति होती है? इसमें नहीं। जंतु कोशिका में भित्ति पाई जाती है? तो आप कहेंगे नहीं भैया, नहीं पाई जाती। लवक की बात करें हम, प्लास्टिड पाया जाता है इसमें? आप कहेंगे नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे पादप कोशिका, यानी कि प्लांट सेल की, प्लांट सेल जो होती है पादप कोशिका, उसमें साथी आपका क्या बोलेंगे? ये दोनों पाए जाते हैं? हाँ जी। तो पादप कोशिका में अगर वॉल पाई जाती है तो उसकी भित्ति किसकी बनी होती है? बताओ जी। पादप कोशिका में जो आपका सेल वॉल है, जो कोशिका भित्ति है, वो किसकी बनी होती है? ये आप सबका आंसर होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे? पादप कोशिका की जो भित्ति है वो भैया सेलुलोज की बनी होती है। बहुत बढ़िया रमीश, एकदम सही आंसर है। सलमा, एकदम से बहन सही आंसर आपने दिया है कि ये सेल वॉल होती है। किस देश के तेज गेंदबाज ने जेम्स एंडरसन ने संन्यास लिया? जेम्स एंडरसन ने संन्यास ले लिया। इंग्लैंड के थे, ऑस्ट्रेलिया के, वेस्ट इंडीज या अफ्रीका के? क्या बोलोगे भैया? इंग्लैंड के थे। कितने विकेट थे इनके टेस्ट में? टेस्ट में इनके विकेट थे 704। लेकिन टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट किसके हैं? टेस्ट में इनके 704 विकेट थे। लेकिन क्या बोलेंगे, ओवरऑल विकेट किसके हैं? श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन। उनके कितने विकेट है? 800 विकेट है। अभी बहुत सारे खिलाड़ी चर्चित हुए। आपका मोइन अली ने संन्यास ले लिया। मोइन अली किस देश के हैं बताओ? मोइन अली किस देश के हैं संन्यास लेने वाला? तो ये बोलेंगे इंग्लैंड का है। ट्रेंट बोल्ट किस देश का खिलाड़ी है जिसने संन्यास लिया? ट्रेंट बोल्ट किस देश का खिलाड़ी है जिसने संन्यास लिया? तो ट्रेंट बोल्ट है आपका न्यूजीलैंड का। शिखर धवन ने संन्यास लिया, ये तो सब जानते हो। शिखर धवन इंडिया के। शिखर धवन का उपनाम बताओ क्या है? शिखर धवन को बोलते हैं गब्बर। किस खिलाड़ी को गब्बर के नाम से जाना जाता है? किस खिलाड़ी को मिस्टर आईसीसी के नाम से जाना जाता है? मिस्टर आईसीसी। डेविड वार्नर ने संन्यास ले लिया। डेविड वार्नर किस देश के हैं बताओ? डेविड वार्नर, तो डेविड वार्नर आप कहोगे भैया ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। रविचंद्र अश्विन ने संन्यास ले लिया या नहीं लिया? हाँ जी भैया, आर अश्विन ने संन्यास लिया। एक किताब इनकी अभी रिसेंट में चर्चित हुई, अभी बीपीएससी में भी पूछी गई, आपका पिछली बार एसएससी जेई में पूछी गई। आर अश्विन, किताब कौन सी? आई हैव द स्ट्रीट्स। क्या बोलोगे? आई हैव द स्ट्रीट्स नाम से इन्होंने किताब लिखी है। आई हैव द स्ट्रीट्स, इसको बोलेंगे एक कुट्टी। क्या बोलेंगे? एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये इनकी बुक का नाम है। आप शुरू का नाम याद रख लेना, बस शुरू का नाम याद रख लेना। क्या बोलेंगे? आई हैव द स्ट्रीट्स। भैया मैं ये याद रखूंगा। ये हाल ही के संन्यास, बाकी कोहली वगैरह इन सब के संन्यास आपको पता। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा? आज आपको साथी एक होमवर्क और देते हैं साथ में कि पेरिस ओलंपिक की जो आपकी करंट अफेयर्स की वीडियो है, किसकी है? करंट अफेयर्स की जो वीडियो है, कोई भी एक वीडियो आप पूरी कर लेंगे, ठीक है? करंट की किसी वीडियो से पेरिस ओलंपिक का डेटा आज आप एक पेज खाली छोड़ देंगे और पेरिस ओलंपिक से आपका जो भी एग्जाम है आने वाला, उसमें क्वेश्चन आएगा, आपसे हमेशा पूछा जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बोलो जी, फटाफट से बताएंगे, आंसर करें। सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। क्या बोलेंगे? पेरिस ओलंपिक भारत का स्थान कौन सा रहा था भैया? इसमें 71वां स्थान रहा था। अगर मैं आपसे पूछूं जो पिछला ओलंपिक हमारा हुआ था टोक्यो का, उसमें हमारा क्या स्थान था? उसमें हमारा क्या स्थान था? तो हमारी स्थिति और गिर गई। कितने मेडल आए हमारे इस बार? तो इस बार हमारे मेडल आए थे भैया एक तो आया था सिल्वर और 5 आए थे ब्रॉन्ज। कोई गोल्ड हमारा नहीं आया था, कोई गोल्ड हमारा नहीं आया था। पेरिस ओलंपिक में ये कौन सी बार था बताओ जरा फटाफट से, थोड़े थोड़े फैक्ट बताओ। ये तीसरी बार हुआ था पेरिस ओलंपिक में, ठीक है? तीसरी बार। पहले 1900 में हो चुका था,
फिर 1924 में हो चुका और अभी उसके 100 सालों के लिए यानी कि 2024 में हुआ। कौन से ओलंपिक थे ये? 33वें ओलंपिक थे। 33वें ओलंपिक ये थे आपका। किस नदी के किनारे हुए बताना, किस नदी के किनारे हुए थे? तो नदी का नाम है सीन। सीन नदी के किनारे ये आपका हुआ था। कब से कब तक चला? तो 26 जुलाई से लेकर के आपका 11 अगस्त तक। ये मैक्सिमम डेज चलता है इसका, 16 डेज चला। क्या बोलेंगे? 16 डेज चला। मुझे बताओ फर्स्ट रैंक किस देश की आई थी? फर्स्ट रैंक, तो फर्स्ट रैंक आई है यूएसए की। किसकी? यूएसए की, जिसने कितना आपका 40 गोल्ड थे इसके और शायद 44 या 45 सिल्वर थे। 40 गोल्ड, गोल्ड याद रखना आप, ठीक है। थीम क्या थी इस बार बताना? थीम क्या थी आपका? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ये इस बार की थीम रही थी, ठीक है। शुभंकर कौन था बताना इस बार ओलंपिक खेलों में? जो शुभंकर मैस्कॉट होता है, तो मैस्कॉट था आपका द फ्रीज। क्या बोलेंगे? लाल टोपी वाले वो फ्रीज थे, ठीक है। और इस बार का जो साथी आपका आदर्श वाक्य रहा, इस बार का जो सेंटेंस था इनका, वो क्या था? गेम्स वाइड ओपन। क्या बोलेंगे? गेम्स वाइड ओपन, ये इनका स्टेटमेंट था। मुझे बताओ आईओसी अवार्ड किसको मिला? जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, पहला क्वेश्चन तो मेरा यही रहेगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बनी थी? कब बनी थी? 1894 में बनी थी। जो आईओसी अवार्ड मिला था ये किसको दिया गया था इस बार? तो ये दिया गया अभिनव बिंद्रा को। किसको? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा की बुक बताओ, अभिनव बिंद्रा की बुक का नाम बताओ। तो क्या है इनकी? ए शॉट एट हिस्ट्री। 2008 के बीजिंग में आपको पता होना चाहिए, शूटिंग में इन्होंने गोल्ड जीता था। अभिनव बिंद्रा, तो अभिनव बिंद्रा जो है साथी आपका, इनको मिला आपका, ये कौन से बने? सेकंड इंडियन बने। तो पहले भारतीय कौन है आईओसी अवार्ड पाने वाले? आईओसी अवार्ड पाने वाले ये थे आपका दूसरे। तो आईओसी अवार्ड पाने वाले पहले पूछे तो ये इंदिरा गांधी जी को मिल चुका है। कोई खिलाड़ी है बस सम्मान में दे दिया, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, हमारे यहाँ जो खिलाड़ी को मिलना चाहिए वो किसी और को मिल जाता है, ठीक है। क्या बोलेंगे इस बार? आप ये पढ़ लेंगे, थम्स अप करो। ये भैया हम एक अच्छा सा डेटा, एक पेज खाली रखेंगे और एक वीडियो देखेंगे कोई आपका, और उसमें से हम तैयार करेंगे। आदर्श सर का देख लेना। ये इस बार के 6 लोग हैं, 6 लोग हैं। तो एक ही ओलंपिक में देखो 2 जीतने वाली कौन बनी थी आपका? कांस्य। तो यहाँ पर देखो आपका कौन, ये मनु भाकर यहाँ भी थी और मनु भाकर यहाँ भी थी। एक ही ओलंपिक में 2 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई मनु भाकर, ठीक है। सबसे कम उम्र के यानी कि युवा 21 वर्ष की एज में, 21 वर्ष की एज में अमन सहरावत बन गए। एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? आज हमारी क्लास अगर भैया नहीं आते वो आपका क्लास में, तो परफेक्ट हो जाती 1 पॉइंट आपका 30 आवर में, 1.5 घंटे की रखेंगे, ओके। क्या बोलेंगे? जोको विडोडो या लूला दा सिल्वा प्रोबोवो सुबियांतो। प्रोबोवो सुबियांतो किस देश से आए हैं बताओ? इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया से हमारा बहुत पुराना संबंध है गणतंत्र दिवस के मामले में। कैसे बताना? इंडोनेशिया से। पहले मेरा क्वेश्चन बताओ, इस बार जो गणतंत्र दिवस पर झांकी निकली थी उसमें पहली झांकी कौन से आपका राज्य की रही थी? आपको बताना है। क्योंकि देखो जब 1950 में 26 जनवरी 1950 में हमारा पहला गणतंत्र दिवस था, तब भी साथी इंडोनेशिया से ही आए थे। सुकर्णो। कौन आए थे? सुकर्णो। ये साथी हमारे गेस्ट रहे हैं, अतिथि। सुकर्णो आए थे कहाँ से? इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया से। मुझे बताओ दोस्त, आपका 1951 में कौन आया था? तो 1951 में आए थे आपका, 1951 में आए थे आपका त्रिभुवन विक्रम साहा। कौन आए थे? त्रिभुवन विक्रम आए थे, जो कि कहाँ से आए थे? नेपाल से आए थे। कहाँ से भैया? नेपाल से आए थे। 1952 में कोई आया था क्या हमारे यहाँ पर? 1953 में हमारे यहाँ पर कोई आया था क्या? 2021 में हमारे यहाँ पर कोई आया था? 2022 में। ये ऐसे हैं जहाँ पर कोई नहीं आया है, याद रख लेना। और इस बार आ गए हैं आपका प्रोबो सुबियांतो आ गए हैं। ये कब आते हैं? गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर। अब मुझे बताएं 26 जनवरी के 3 दिन बाद कौन सा समारोह मनाया जाता है? कौन सा समारोह मनाया जाता है? बोलेंगे भी फटाफट से बोलो भी फटाफट से, बोलो भी, बोलेंगे भैया। साक्षरता का आधार क्या? 5 वर्ष 1971 में किया गया या 1991? दोस्त 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही 1991 में किया गया। आधार 1971 है लेकिन किया गया 1991 में, ओके। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे बताएं क्या बोला मैंने? तो वो समारोह बनता है हमारा बीटिंग रिट्रीट समारोह। क्या बोलेंगे? बीटिंग रिट्रीट समारोह। किस दिन होता है बीटिंग रिट्रीट समारोह बताओ? तो ये होता है भैया 3 दिन बाद 26 जनवरी के, यानी कि 29 जनवरी को होता है। गणतंत्र दिवस का समापन यही है, यानी कि हमारे देश में जो आपका
गणतंत्र दिवस मन रहा है, रिपब्लिक डे मन रहा है, उसका साथ ही ये क्लोजिंग सेरेमनी होता है, ऐसे समझिए। कहाँ पर होता है? ये होता है विजय चौक पर, नई दिल्ली में। कहाँ पर? विजय चौक पर होता है आपका, नई दिल्ली में। क्या बोलोगे? नई दिल्ली में होता है। अभी मैंने आपसे एक बात पूछी थी, इस बार 2025 में जो प्रथम झांकी आई वो कौन सी रही थी? तो आप सब करंट अफेयर्स में इसको पढ़ते हैं। पहली झांकी आई थी आपका यूपी की, जिसका क्या थीम था? जिस झांकी का थीम था आपका महाकुंभ 2025। क्या था? महाकुंभ 2025, महाकुंभ 2025 याद रखेंगे, ठीक? और आज का आपका होमवर्क है। और दोस्त, होमवर्क से पहले मैं आपको बता दूं कितने दोस्तों ने ज्वाइन किया। सुबह सुबह आपका सुबह आपका 11 बजे से इंग्लिश का भी आपका जो 20 सेट का आपसे प्रॉमिस किया है संजीव सर ने, तो उसको आप लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। तो जिन भी साथी जो भी एग्ज़ाम ऐसा देने वाले हैं जिसमें इंग्लिश आती हो, तो आपको इंग्लिश से साथी कभी डरना नहीं है। अपनी प्रैक्टिस बनाइए सर के साथ में। कभी भी सर प्रोग्राम लेके आए तो उनके साथ में जुड़िए, आपको एक दिन एक विश्वास जुड़ेगा। और धीरे 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 आपकी प्रैक्टिस जब बहुत बेहतर हो जाएगी, आपका विश्वास भी जब बहुत बढ़ जाएगा, प्रैक्टिस के साथ में ही बढ़ता है वो, तो आप देखना आप इंग्लिश में भी उतना ही कमाल करेंगे। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आज का आपका होमवर्क आपको दे देते हैं। पहली बार गणतंत्र दिवस जो साथी परेड थी वो कहाँ पर आयोजित हुई? मैंने आपसे कहा होमवर्क का आंसर देना मैंडेटरी है। इससे ना तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिल जाएगा, हमें कुछ मिल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ साथी आपका डिसिप्लिन को बिल्ड करता है, सिर्फ और सिर्फ आपका अनुशासन को ये नियमित करता है, अनुशासन को ये बनाता है। और आपको इसका आंसर देना है। बोलेंगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भी? देखो साथियों, एक बात तो, पहली बात तो चीयर्स करो और भारत माता की जय के नारे के साथ में उद्घोष करो। देखो बहुत सारी खबरें आएंगी साथी आप सब लोगों के सामने, बहुत सारी सूचनाएं आपके सामने आएंगी। युद्ध की स्थिति के लिए आप जानती हैं कि आज मॉक ड्रिल की बात थी कि भाई पूरा देश उसके लिए ड्रिल करेगा। और आप एक बार अपनी सेनाओं को कहीं भी जिस तरह से भी आप अपनी संवेदनाएं भेज सकते हैं, जिस तरह से आप अपनी भावनाएं प्रेषित कर सकते हैं, तो आप सेना के लिए अपनी भावनाएं भेजना हमेशा किसी भी माध्यम से, और आप हर जगह इस बात के लिए उनको शक्ति देना। क्योंकि दोस्त, पहलगाम पे जो हमला हो चुका है, वो पहलगाम में जो हमला हुआ था, जो आतंकवादी हमला हुआ था, वह अगर हम बात करें कि वहाँ जो खून बहा वो सिर्फ निर्दोष लोगों का नहीं था, वह हमारे सब्र का था, हमारे देश के, इस पूरे देश के सब्र का खून था, हमारी चुप्पी का था। और अब देश ने जवाब देना आप जानते हैं शुरू कर दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है ना, वो सैनिक कार्रवाई नहीं है सिर्फ, यह भारत की चेतावनी है उन तमाम दुश्मनों को कि अगर तुम हमारी सरहदों को लांघते हो और अगर तुम हमारी जमीनों पर आकर के किसी भी प्रकार की ऐसी आतंकवादी कार्रवाई करते हो तो हम तुमको घर में घुस के मारेंगे। ये ऑपरेशन साथी एक संदेश है कि भारत अब सिर्फ मोमबत्ती नहीं जलाएगा, अब गोलियों का जवाब गोलियों से दिया जाएगा, और साथ ही और भी जबरदस्त तरीके से दिया जाएगा। अब गोलियों का जवाब नीतियों से भी सरकार देगी। अब हमारे वीर सैनिकों के हाथ बंधे हुए नहीं है, अब उन्हें आदेश मिल चुका है कि दुश्मन जहां कहीं पर भी खड़े हुए हैं, दुश्मन जहां कहीं पर भी बैठे हुए हैं, उनको ढूंढो और ढूंढ करके उनको मारो। ये साथी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों की भावनाएं इस समय पर हमारे देश की जो सेना है उसके साथ में हो जानी चाहिए, और हमारी ये भावनाएं हमारे देश की सेनाओं के साथ में है। और याद रख लेना, हमारे देश का अगर कहीं भी एक कतरा भी किसी व्यक्ति का बहेगा तो उससे कई गुना कतरा फिर हम उन आतंकवादियों का बहाएंगे। और ये हमारा विश्वास है हमारी सेना के ऊपर कि इस देश की तरफ से वो सेना इस कार्यवाही को करेगी, और इस भारतवर्ष के किसी भी व्यक्ति को कभी भी जब जरूरत पड़ेगी, हमारे देश को जब जरूरत पड़ेगी, तो हमारा इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के साथ में विश्वास है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर के उठ खड़ा होगा। और किसी भी कार्यवाही के लिए साथी हम हमेशा किसी भी समय एनी टाइम हम तैयार रहेंगे अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए। तो बोले जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, नमस्ते, मिलते हैं कल, थैंक यू।